I am just waiting for streaming to go live, and we are live. And friends, I am Puneet Bhatnagar, your host on गेसु संवाद. गेसु संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. और इस साल हमने एक से एक गेसु अचीवर्स के साथ आपकी मुलाकात कराई. हमने उन लोगों से समझा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता कैसे पाई. बहुत सारी इनसाइट्स हमको मिली, बहुत सारी लर्निंग हमको मिली, बहुत सारे वादे उन्होंने किए. और दोस्तों, आज 2020 के इस वर्ष का आखिरी गेसु संवाद का सेशन होने जा रहा है. और मुझे बड़ी खुशी है कि आज के इस संवाद के सेशन में हमारे साथ हिंदुस्तान के एक बड़े बिजनेस लीडर, एक बहुत सफल बिजनेस लीडर देवेंद्र जैन हमारे साथ हैं. तो देवेंद्र जी, आपका बहुत 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 स्वागत है गेसु के. थैंक यू सर. थैंक यू सर. एंड यू कैन बी योरसेल्फ. आज आप अपने ही लोगों के बीच में हैं. सो वी कैन बी एज informal as we want to. Yes, And so would you like to say anything to your friends? There are many friends here today. I can सारे फ्रेंड्स को मैं सबसे पहले गुड इवनिंग करूंगा. और मेरे जितने भी बेच के लोग होंगे उनको तो मैं बहुत बेहद याद करता हूँ सुबह शाम. और उन सबको मेरा बहुत सारा नमस्ते. सारे सीनियर्स को मेरा बहुत सारा नमस्ते. और सारे लोगों को बहुत सारी गुड इवनिंग. क्या बात है. और मुझे पता है कि आपके बैच के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं और पूरा गेसु प्यार करता है. गेसु का जो गोल्डन जुबली समारोह हुआ था उसमें देवेंद्र, तुम्हारा जो योगदान है उसको सब जानते हैं. और मैं शुरू में एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे सब जो श्रोता है, दर्शक है, उनसे भी कहना चाहता हूँ और देवेंद्र आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हम जब मिल रहे हैं तो हम उस व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं जिसका नाम बड़े बड़े अमीरों की लिस्ट में शामिल होता है. मुझे जब मैंने तुम्हारा जिक्र किया कि अब हम देवेंद्र जैन के साथ सेशन करने जा रहे हैं तो कई लोगों ने दे स्टार्टेड विस्परिंग इन माय ईयर्स, देवेंद्र ऐसा करता है, देवेंद्र वैसा करता है, देवेंद्र के साथ मैं तो चड्डी बड्डी हूँ देवेंद्र का. मतलब आई कांट टेल यू, इतने फोन मुझे आए हैं. और कुछ लोग जो आपसे सीनियर है उनके भी आए हैं. और आधी तो आपकी हिस्ट्री उन लोगों ने मुझे पहले ही बता दी. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हम, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अमीर आदमी है और इसका नाम उन 500-600 लोगों में शामिल है, अमिताभ बच्चन से ज्यादा कमाने वाला बंदा अपने गेसु का है. मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज मेरे सामने ये जो सज्जन बैठे हैं, मैं बिल्कुल अमिताभ बच्चन की स्टाइल में बोल रहा हूँ. आज हमारे साथ में जो ये सज्जन बैठे हैं ये हमारे अपने गेसु के हैं और हम उनसे जैसे एक भाई दूसरे से मिलता है उसी तरह मिल रहे हैं और उतना ही दिल खोलकर बात करेंगे. इसमें ना तो कोई औपचारिकता होगी, ना कोई दुराव छुपाव होगा. दिल खोल के बात हम करने जा रहे हैं. और जैसे कि मेरी पूर्व में देवेंद्र के साथ बात हुई है, मैं आपको वादा करता हूँ आज का ये सेशन सचमुच में ब्लॉकबस्टर सेशन होने वाला है. और क्योंकि ये साल का आखिरी सेशन है तो हम इसको एक स्पेशल एपिसोड की तरह रन कर रहे हैं. तो समय की कोई सीमा नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं है. और जितनी देर हमको बात करना है हम बात करेंगे. आप सब हमारे साथ बने रहिए. तो देवेंद्र, एक बार फिर आपका स्वागत है. कई दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं बताऊं कि हम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बात कर रहे हैं. हम गेसु संवाद, हमारा फेसबुक पर पेज है, उस पर लाइव है. और उज्जैन वाले एक ग्रुप है हमारा जिसमें करीब 1.5 लाख मेंबर हैं. पूरी दुनिया में जो भी लोग उज्जैन के फैले हुए हैं वो भी आज आपको लाइव देख सकते हैं. तो ये सचमुच में एक तरह का ब्रॉडकास्ट है. और तो गेसु संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत. थैंक यू बोली सर. थैंक यू वेरी मच. तो अब शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं. ये बताओ कि भाई आप
गेसू में आने के पहले कहाँ थे? सर मैं गेसू में आने के पहले एक जिला होता है राजगढ़ जिला, अगर आपने हाँ नाम पता, सुना होगा, आपको मैंने तो पता पता है, मैं राजगढ़ है। गया हूँ। हाँ। राजगढ़ यहाँ से भोपाल से भी 150 के लगभग किलोमीटर होता है, और उज्जैन से भी इतना है। मेरी पूरी एजुकेशन उस राजगढ़ से हुई है। मैं ओके। अपनी पहली कक्षा से लेकर 12th पास होने तक मैं राजगढ़ में ही रहा हूँ पूरा। हम्म। ये सारी स्कूलिंग एजुकेशन फ्रॉम राजगढ़। ओके। जी। तो राजगढ़ में कौन से स्कूल से पढ़े? सर राजगढ़ में मैं प्राइमरी एजुकेशन मेरी एक एक स्कूल हुआ करता था, जिसको एक हमारे यहाँ राजगढ़ में है ना, जितना भी जो ऑफिस होते थे और स्कूल होते थे पुराना, ये राजाओं के महल में होते थे, तो उसको ड्योढ़ी ओके शाला बोलते थे। ओके ओके ड्योढ़ी ओके। मतलब महल, तो ड्योढ़ी हाँ। शाला एक स्कूल होता था। मैंने वहां पे अपनी प्राइमरी एजुकेशन की, जहाँ पे हमारे यहाँ बेंचेज नहीं होती थी, वो टाटपट्टी वाला क्या सिस्टम बात, होता था। तो क्या वहां बात। पे भी पढ़ा। और उसके बाद फिर प्राइमरी के बाद मिडिल और जो हायर सेकेंडरी स्कूल, राजगढ़ का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल होता था, वहां से हाँ मैंने हाँ। अपनी एजुकेशन की। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि बम्बुल खेड़ी में आने के बाद क्या किया, 12वीं के बाद से आके, और तो फिर मैं उज्जैन आ हाँ, गया उसके। बहुत बढ़िया। तो मुझे जिन दोस्तों ने मेरे कान में कुछ फंसाया, उन्होंने बोला कि देवेंद्र एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से आते हैं। उन्होंने बताया कि आपके पिताजी प्रिंसिपल हैं, थे स्कूल के, अब तो रिटायर हो चुके हैं। जी आपके दो बड़े भाई पुलिस ऑफिसर, जी आपकी बहन डॉक्टर, जी और फिर देवेंद्र आप आए कि चलो आप इंजीनियरिंग में आ गए। तो एक तरह से पूरा परिवार बड़े पढ़े लिखों का परिवार है, ऐसा माना जाए। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि राजगढ़ भी छोटा ही शहर है, मतलब उज्जैन कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उज्जैन के मुकाबले भी छोटा है। तो जब उज्जैन आए, गेसू में आए, तो एक नए शहर में कैसा लगा? सर मैं तो राजगढ़ बहुत ही छोटी जगह, जब उज्जैन में आए तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मेट्रो में आ गया। और ये मेरे अच्छा। जितने भी फ्रेंड्स, आप ये जो प्यार कर रहे हैं ना बहुत सारे, ये लोग मुझे बोलते थे कि तुम है ना कबीले से आए हो, मतलब उज्जैन ओके। को मेट्रो समझते थे। और ये विशेषकर जो इंदौर के जो मेरे फ्रेंड्स है ना, हाँ हाँ समीत भी सुन रहा होगा, हरजीत भी सुन रहा होगा, हाँ ये लोग मुझे बोलते थे कि तुम कबीले के आदमी हो। तो रियली हाँ बेचारा हाँ राजगढ़ तो दैट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ राजगढ़ इज हार्डली 15,000। तो हाँ। मैं तो बहुत ही छोटी जगह से आया था, तो मेट्रो तो मुझे तो उज्जैन मेट्रो लगता था उस समय। ओके ओके। तो पर अच्छा है, आज मौका है हरजीत को सुनाने का, अमित को सुनाने का। क्या, तो गुड। तो एक नई जगह में, तो कैसा लगा, वहाँ का माहौल कैसा लगा? सर शुरू में तो माहौल को समझने में ही इतना मैनेजमेंट करना पड़ा, कभी घर से निकले नहीं, हॉस्टल हम्म, में आ गए सीधे। और जूनियर होने के कारण सीनियर्स ने पिटाई चालू कर दी, रैगिंग वेगिंग जैसी चीज होने लगी। तो 1-2 महीने तक तो ऐसा लगा कि किसी ने घर से निकाल के नर्क में डाल दिया, वापस चले जाए इमीडिएटली। ओके ओके। एक दो हाँ महीने हाँ तक तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई, खाने का मैनेजमेंट नहीं होता था। जैन हम्म। फैमिली से निकले हुए थे, ओनियन गार्लिक कभी खाया नहीं था, प्याज लहसुन खाना आता नहीं था। तो बाहर निकले तो कोई फूड बिना ओनियन गार्लिक के मिलता नहीं था। तो हाँ। 1-2 महीने तक तो ऐसा लग रहा था कि ये इंजीनियरिंग बहुत सपने से नहीं होने वाली, और आप जाने वाले हैं हम 1-1.5 महीने के अच्छा। अंदर। तो ओके, तो ये बताइए कि आज, इनिशियल ये बताइए कि अभी रहते कहाँ पे थे? सर मैं पहले सबसे पहले आके मैं रहने लगा हॉस्टल में, जहां मैं सिर्फ ओके। 30 दिन रुका। तो बहुत अरे वाह। हॉरिबल लगा तो मुझे, हाँ जंगल इतना। उस जमाने हाँ में तो वहां पे कुछ भी, कोई हेबिटेंसी भी थी नहीं, एकदम जंगल था। हाँ तो 1-1.5 महीने तक तो मैं हॉस्टल में लगा। लेकिन उसके बाद जहाँ सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट उज्जैन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इधर वो ऋषि नगर कॉलोनी में होते हैं या विवेकानंद कॉलोनी में होते हैं, तो एज यूजुअल में भी विवेकानंद कॉलोनी में पहले मैं रहने चला गया। ओके ओके। तो विवेकानंद का आपकी जिंदगी में बड़ा महत्व है मेरे ख्याल से। यस सर। मैंने आपके किसी दोस्त से सुना, वो कोई वीडियो में देख रहा था कि विवेकानंद से आप बहुत प्रेरित भी हैं। यस सर। ओके। तो मेरे पीछे भी एक विवेकानंद हमेशा रहते हैं, मतलब यस सर, मैंने देखा सर। हाँ। और मुझे अच्छा लगा सुन के कि टाटपट्टी से लेके आपने अपनी यात्रा शुरू की, क्योंकि मुझे भी याद है, मैं धार जिले में पढ़ा हूँ बचपन में, और वही म्यूनिसिपल स्कूल की टाटपट्टी पे मैं भी बैठा हूँ। तो मुझे अंदाज है कि कहाँ से आपने यात्रा शुरू की। और
आज जहां पर पहुंचे वो तो पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन जहां से शुरू किया मुझे लगता है उसका बड़ा महत्व होता है। तो गेसू में जैसा यूजुअली होता है, बात हुई हमारी कि थोड़ी बहुत पिटाई होती है, थोड़ी सी रगड़ाई होती है, बबूल खेड़ी तो अपने आप में वो माहौल क्रिएट कर ही देती है कि दूसरा आदमी डर जाता है। तो चलो शुरू में हो गया ये सब, उसके बाद हम सब लोगों को आदत पड़ जाती है। तो पढ़ाई लिखाई में कैसे थे भाई? सर पढ़ाई लिखाई में तो मैं बहुत अच्छा नहीं था सर, लगभग हर सेमेस्टर में मतलब बस पास हो जाता था बड़ी मुश्किल से। और मतलब 60-65% मार्क्स गेन हो जाते थे। और मतलब हमेशा लक्ष्य ये होता था, टारगेट ये होता था कि कैसे भी करके 35 मार्क्स आ जाए और पेपर निकल जाए, तो सेमेस्टर में कोई अपने को वापस से पेपर ना देना पड़े। इससे ऊपर उम्मीद भी नहीं करता था मैं बहुत ज्यादा। मैं अपने टाइम को अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने में, घूमने में और एंजॉयमेंट करने में लगाता था। और जितना जरूरत होती थी उतना ही पढ़ता था। मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा पढ़ लें तो 35 से ऊपर ज्यादा आने वाले हैं, वो कोई काम के ज्यादा मार्क्स नहीं है मेरे हिसाब से। तो वैसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी कि अपन टॉप कर लें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। टॉपर से डर लगता था सर। और उनके साथ इवन हम लोग रहते भी नहीं थे कि कहीं अगर हम टॉपर्स के साथ रह लिए तो फिर वो भी हमारे टाइप से कम पढ़ने वाले ना हो जाए तो कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। तो हम लोग कभी पढ़ने में बिलीव करते थे। मेरे और वो हमारा ग्रुप है ना फ्रेंड्स का, वो बहुत सारे हैं, वो मुझे पता है। वो अभी मैं वो पता है, उसमें से वो कुछ बोल भी रहे हैं कि भाई हमने तेरे को नहीं बोला था कि कबीले वाला हमने नहीं बोला था, ऐसा बोल रहा है समित, ऐसा बोल रहा है। एंड हरजीत खबर दे रहा है कि भाई हम लोग एक किताब से 7-7 लोग पढ़ते थे। क्या नाइस टू हियर ऑल दोज थिंग्स। लेकिन आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये कहानी अभी बहुत लंबी है। तो मुझे एक चीज बताइए कि तो ठीक है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो बाकी क्या करते थे? 5 साल का था, 4 साल तो आप वहां रहे होंगे। 4 साल यस सर। क्या किया वहां? सर 4 साल हम लोगों ने खूब एंजॉय किया सर। कॉलेज लाइफ को जिसको एंजॉय करना होता है, हम लोगों ने सारे काम किए कॉलेज लाइफ में। हम लोग मस्ती भी करते थे। हम लोग उज्जैन में जब कार्तिक मेला होता था तो पूरा ग्रुप बना के घूमने जाते थे। वहां हमें गराड़ू भी खाने होते थे। हम लोगों को जाके महीने 2 महीने में वो जो इंदौर से उज्जैन जो बसें चलती हैं, वो हम लोगों को अगर बिठा के नहीं ले जाते थे कॉलेज में तो थोड़ा बहुत उनका भी हम लोग बीच में ट्रीटमेंट कर देते थे। तो मतलब जितनी भी तरह की एक्टिविटी होनी है, हमें गोपाल मंदिर भी घूमना होता था। हम लोगों को फ्रीगंज में शाम को जाके वो छतरी पे बैठना भी होता था। तो जितना भी समय था, फिर हफ्ते में 1-2 हम मूवीज भी देख लेते थे। उस जमाने में वो स्वर्ग सुंदरम टाकीज एक सिंधी कॉलोनी के पास नया बना था, तो उसमें जाके मूवी भी देख लेते थे। तो मतलब कुल मिला के 4 साल बढ़िया लाइफ चल रही थी। एग्जाम जब आने वाला होता था सेमेस्टर, तो 1-1.5 महीने पहले अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू कर देते थे कि जिससे कि कैसे भी करके पास हो और काम चलता रहे पास होने के बाद। तो मतलब गेसू में रह के लोग जो भी करते हैं, मतलब गेसू में मंत्रित होने के लिए जो भी जरूरत होती है वो सब आपने भी किया। और एक और किसी चिड़िया ने मेरे कान में कहा कि सब कुछ किया, भेरूगढ़ भी गए। तो ये भेरूगढ़ के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, उज्जैन वालों को ही पता है। बट सर आप बताइए ना इनको कि भेरूगढ़ जेल है एक। भेरूगढ़ एक जेल है, जो लोग आपको सुनने वाले हैं उनको। तो कॉलेज के जमाने में, और ये बात इसलिए भी जरूरी है कि एक इंसान बनता कैसे है, एक इंसान की नींव कैसे पड़ती है और जिंदगी के सब अनुभव काम कैसे आते हैं, ये इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं जरा आगे चलता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि भाई आप जो कह रहे हो, तो जो कहानी आई थी वो तो ये आई थी कि बहुत पढ़े लिखे फैमिली से आए हैं भाई देवेंद्र जी, और आपने कहा कि हम तो वहां मस्ती करते थे, कार्तिक मेले जाते थे। तो मैंने ये भी सुना कि कार्तिक मेले जाके बहुत उदम करते थे, बहुत पुंगी की आवाज निकालते थे और पूरा का पूरा दल जाता था। ये सही है क्या? यस सर। कितने कितने लोग जाते होंगे? कम से कम 50 लोग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो कार्तिक मेला पता नहीं इस साल लगा या नहीं लगेगा कि लगेगा, लेकिन कार्तिक मेले की मेरी भी बहुत सारी यादें हैं। मैं पिछले
2 साल पहले मैं गया था, तो मैं अपनी बैच के दोस्तों के साथ कार्तिक मेले गया और खास तौर से मौत का कुआं देखने गया। वो मौत का कुआं रोंगटे खड़े कर देता है। तो मुझे एक बात बताइए भाई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बाकी सब लोगों के लिए भी, कि जब परिवार में 2 पुलिस ऑफिसर थे, बहन डॉक्टर थी, पिताजी प्रिंसिपल थे, तब सबने ये नहीं कहा कि भाई तुम भी आईएएस बन जाओ, तुम भी आईपीएस बन जाओ? सर जब मैं इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में पढ़ रहा था तो मुझे पता था कि मेरे को ये सारे लोग पकड़ के और मुझे किसी कोचिंग क्लास में भेज देंगे या मुझे बहुत सारे पढ़ाई के नोट्स दे देंगे और उस तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। तो मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक हो गया उस समय। ओके। तो मैंने ना उसमें मेरी मदर की हेल्प ली थोड़ी सी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो मम्मी, मैं बड़ी मुश्किल से ये 35 नंबर लाके पास होता हूँ, आप भैया लोगों को समझाना कि ये लाइन थोड़ी है ना मेरे को कम जमती है, मैं अपना ही कुछ, मैं सिविल इंजीनियर बनाऊं। तो मैंने 5-4 साल अपने वेस्ट तो किए नहीं, तो मैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना ही कुछ काम करना चाहता हूँ। जबकि ऐसी कोई मेरी कोई बहुत लंबी थॉट प्रोसेस नहीं थी, पर मैं उससे बचना चाहता था। तो मैंने वो थोड़ी मम्मी की हेल्प ली और फिर मैंने मेरे ब्रदर्स को बोला, मैंने कहा देखो अभी मेरे को आप है ना, मैं पूरा 4 साल इतना रगड़ के पढ़ाई किया हूँ, मुझे करीब 6 महीने में है ना पहले एक बार सोचना चाहता हूँ, मैं फील्ड में जाके देखना चाहता हूँ कि क्या क्या काम होता है। मैं अभी है ना, अगर मुझे ऐसा लगा 6 महीने बाद कि मुझे वापस ये पढ़ाई करनी है, तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगा कि मुझे क्या पढ़ना है और मैं उसी डायरेक्शन में चला जाऊंगा। ओके। तो मैंने मुझे 6 महीने का लिवरेज लिया ना, मैं उससे भागना चाहता था कि, और मुझे पता था कि ये 6 महीने में अगर मैं अपनी लाइन या दिशा तय नहीं कर पाया तो ये लोग मुझे पकड़ के फिर से पढ़ने बैठा देंगे, जो मुझे कभी नहीं बैठना था। ओके ओके ओके। नहीं तो क्या, एक चीज मुझे और बताइए कि तो क्या जब कॉलेज में थे तब ये दिमाग में आया था कि मुझे अपना खुद का ही बिजनेस करना है, ऐसा कभी आया था? सर मुझे बिजनेस करना है या नहीं करना है उस समय उतना विजन या समझ नहीं होती थी, लेकिन मुझे ये पक्का पता था कि मैं जो सिविल इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ, जितनी भी सीख रहा हूँ, मुझे फील्ड में जाके इस सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही कुछ करना है। ओके। ये मेरे मन में हमेशा से था। जब भी मैं देखता था, कॉलेज की लेबोरेटरी में भी जाता था, मैं सॉइल मैकेनिक्स की लेबोरेटरी में जाता था, तो टीचर्स जो हमें सॉइल के बारे में सिखाते थे, हमारे टीचर एक सर थे जो हमें बढ़िया सी सर्वेइंग कराते थे, हाइड्रोलिक्स भी पढ़ाते थे। ये सब चीजों को मैं जब देखता था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं जब भी फील्ड में कुछ काम करूंगा तो मैं अपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही काम करूंगा, मैं कोई एकदम एंटायरली इस फील्ड को बदलूंगा नहीं कभी। ये मेरे मन में जब फर्स्ट डे 1 से जिस दिन मैं एंटर हुआ उस दिन से ये मेरे मन में ये बात पिक्चर क्लियर थी मेरे दिमाग में। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है देवेंद्र। एक किताबों में मजा नहीं आता है, लेकिन असल जिंदगी में चीजें देखकर अच्छा लग रहा था। मतलब कहीं ना कहीं सिविल से प्यार तो हो गया था कि हाँ ये सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े रहेंगे। यस सर, है ना? तो एंड आई थिंक दैट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे उस समय लेकिन एक दुर्भाग्य होता था सर, जब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे तो कॉलेज में कभी भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लोग है ना उतने सम्मान की दृष्टि से देखे नहीं जाते थे उनको। मतलब हमारे इवन टीचर्स, गुरुजी भी जो हमारे बहुत सम्मानी होते हैं, वो भी ऐसा बोलते थे कि क्यों सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आ गए, तुम्हारे सीनियर्स भी देखो बेरोजगार घूम रहे हैं, ना जॉब मिलेगी ना कुछ करेगी। तो जब और हमारे तो बैच में कुल हम लोग 7 या 8 लोग थे, हम लोग तो इतना छोटा बैच था। बाकी जो क्लासेस थी वो मोर देन 25 और 30 बच्चों की क्लासेस थी, लेकिन हम लोगों का तो 7-8 का बैच था। तो वो ड्यूरिंग द कॉलेज एजुकेशन भी कोई हम लोग, मतलब जो बाकी लोग आज कुछ भी कहें, लेकिन बाकी लोगों की नजरों में जो सिविल के जो हमारे बैच के 8-10 लोग थे, वो उनको सब ऐसा ही समझते थे कि ये कहीं से आ गए बस जबरदस्ती पढ़ के निकल जाएंगे, ज्यादा कुछ करने वाले नहीं है लाइफ में। ओके, ये तुमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई और बात सही है, क्योंकि मेरे ख्याल से उस जमाने में कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ये हैपनिंग हो रहा था। यस केमिकल ब्रांच शुरू हो गई थी क्या? यस सर, हमारे समय केमिकल ब्रांच शुरू हो गई थी। केमिकल भी बड़ा हॉट ब्रांच मानी जाती थी। हम लोग है ना उसको देख के खुश होते थे, क्योंकि उसको हम लोग इंजीनियरिंग समझते नहीं थे। तो हमसे अगर कोई कॉलेज में नीचे था तो बस वो बेचारा केमिकल ही था, बाकी तो सब ऊपर थे हमसे। ओके ओके ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि, तो मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ गई, जो मेरे लिए समझना जरूरी है, कि किताबों से प्यार नहीं था, नंबर से प्यार नहीं था, लेकिन वो जो पत्थर है, ईंट है, गारा है, वो जो
जिस चीज से बाद में तुम्हारा साबका पड़ा वो कहीं ना कहीं दिल को तो छू गई थी, सिविल इंजीनियरिंग करना है ये तो कहीं ना कहीं मन में आ गया था। यस सर। तो आपने 6 महीने की मोहलत मांग ली और मैं समझ गया कि सेल्समैनशिप पहले से आती थी और नेगोशिएशन करना, बार्गेन करना आता था, किसके थ्रू जाना है इसकी गहरी समझ बंदे को थी। और आप सही चैनल पकड़कर आप गए, आपने अपनी बात मनवा ली, ऐसे भी छोटे भाई। तो 6 महीने की मोहलत मिल गई। इस 6 महीने को कैसे यूज किया? मैं सर भोपाल आ गया और मेरे ब्रदर ने ही बोला कि तुम एक 6 महीने में क्या करना चाहते हो, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में चले जाओ, तुम समझ लो कैसे काम होता है, ट्रेनिंग करो। तो मेरे ब्रदर के फ्रेंड थे मिस्टर दिलीप सूर्यवंशी, वो दैट टाइम माय ब्रदर वाज एसपी एट रायसेन डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी है, कुछ छोटे मोटे भोपाल में काम करती है, तुम जाओ और उनके साथ कुछ सीखो और फिर देखो कि तुम असिस्ट करो कि क्या करना चाहते हो। तो मैं आ गया और बढ़िया अपना काम करने लगा। वो 6 महीने का प्रेशर मेरे ऊपर इतना ज्यादा था कि मैंने 12 घंटे की जगह 18-20 घंटे काम करने लगा, क्योंकि मुझे काम करने से ज्यादा वो 6 महीने दिखाई देते थे कि बॉस मुझे पढ़ाना नहीं है, पढ़ना नहीं है। बढ़िया कुछ बिल्डिंग के प्रोजेक्ट चल रहे थे तो मैं आज हम बहुत सारे करंट स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता उनको, लाइफ में हर चीज बहुत जरूरी है, हर चीज बहुत जरूरी होता है। हाँ। लेकिन केवल पढ़ के ही आप आगे बढ़ते हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके, तो मैं समझा कि आप कह रहे हो आप 18 घंटे काम करने लगे। ये कंपनी कितनी बड़ी थी उसको? सर ये कंपनी हार्डली, इसका जो टर्नओवर या रेवेन्यू कहना चाहिए वो नॉट मोर देन 50-60 लाख रुपए होगा उस समय। और जो साइजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते थे मध्य प्रदेश में, वो बहुत छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते थे, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते थे। तो वो उस तरह के काम चल रहे थे, कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे थे और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट थे। तो मैं अपना देखने लगा कि कैसे ड्राइंग पढ़ी जाती है, कैसे काम होता है, लेबर कब आती है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में चैलेंज आते हैं, आप मटेरियल प्रोक्योरमेंट कैसे करते हो, आप स्टोर मैनेजमेंट कैसे करते हो। तो वो एक मैं देख रहा था जो कॉलेज की स्टडी से एकदम डिफरेंट होता है। आप जाके ड्राइंग में अगर किसी बिल्डिंग का मेजरमेंट कर रहे हो, क्यूबिकल कंटेंट निकाल रहे हो, तो वो स्टडी समझ में आ रही है, लेकिन वो एक बहुत छोटा पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन बाकी जो डे आपका पूरा बीतता है वो मैनेजमेंट से बीतता है। आपका जो काम करने वाला लेबर है, अगर वो एक बिल्डिंग का प्लास्टर कर रहा है तो वो प्लास्टर करने वाला जो लेबर है वो बिहार का एक्सपर्ट है, वो बिहार से आता है। कोई पत्थर काटने वाला कहाँ से आता है, तो अलग अलग एरिया से आते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती है कि लर्निंग की अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बनता क्यों, कैसे है। तो मैं वो चीजें सीख रहा था 6 महीने में, मैंने ये सब ही सीखा। इंजीनियरिंग उसमें बहुत छोटा पार्ट होती है। आप जब कोई डिजाइन आपको आ गई तो आपको उसको डिजाइन को पढ़ना है खाली आपको बैठ के। तो मैं वो सारी चीजें मैनेजमेंट की वो बैठ के सीख रहा था 6 महीने में। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जो सीखा था वो अपनी जगह सही था, लेकिन असल जिंदगी में जो हो रहा था वो अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो खाली इंजीनियरिंग समझने से काम नहीं चलेगा। वो लेबर कौन है, कहाँ से आ रहा है, उससे कैसे काम कराना है, वो इम्पोर्टेंट है। और असल जिंदगी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो समझना इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि ये समझ आपको आने लगी। तो मुझे एक चीज बताइए, आप सीखने के लिए गए थे 6 महीने के लिए, तो वहां पे कोई सिखाने वाला था? सर मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सब आपको सीखना होता है। वहां पे भी जब मैं सीख रहा था तो बहुत सारे इंजीनियर्स भी काम कर रहे थे। तो आपको एज ए जूनियर बन के सबसे सीखना है, तो आप खुद ही सीखते हो और आप अपने आप को कितना ज्यादा डिवोट करते हो, कितना कंसंट्रेट करते हो अपने काम पे, उतना ही आप ज्यादा सीख लेते हो। तो ये आप ही के हाथ में है कि आपको किस जगह से कितना एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो ऑटोमेटिकली चीजें, अगर आप ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो, तो उस जगह के जो सीनियर्स हैं उनकी नजरों में आप आने लगोगे, तो आपको ज्यादा काम बताने लगेंगे। तो ये एक साइकिल है। तो जैसे ही आपने ज्यादा कंसंट्रेट किया, आप ज्यादा सिंसियरिटी दिखाओगे तो लोग आपको ज्यादा काम बताने लगेंगे, और अगर ज्यादा काम बताने लगेंगे तो आपका अनुभव जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा। जो इवेंट 4 महीने में होने वाली है वो इवेंट 2 ही महीने में हो जाएगी। नहीं, बात बिल्कुल सही। यंग था, कॉलेज से निकला था, अकेला रहता था, तो मुझे कोई काम तो था नहीं।
और प्रेशर था कि 6 महीने बाद पढ़ना नहीं है, तो प्रेशर के चक्कर में 12 घंटे की जगह 18 घंटे साइड पे बैठा रहता था, तो जल्दी सीखने लगा मैं थोड़ा थोड़ा। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं एक और चीज समझ रहा हूँ कि जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पता लगाना कि राजगढ़ से निकल के आज यहाँ तक पहुंचे हैं भाई साहब, तो ये हुआ कैसे। और मैंने उनको वादा किया है कि हम परत दर परत खोलेंगे और सोचेंगे समझेंगे कैसे किया है। हम भी आज सीखने के लिए बैठे हैं। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप सीखने लग गए, बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज है कि जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतने ज्यादा सीखोगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लेके इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो स्पेशली शुरू में इंडस्ट्री में आते हैं, वो बहुत डरते हैं गलतियां करने से, वो डरते हैं पूछने से कि पता चल जाएगा मुझे कुछ आता नहीं है। लेकिन जितने भी लोग आगे बढ़े हैं वो गलतियां करने से घबराते नहीं है और अपनी गलतियों तो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आई थिंक देवेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमने बोली आज, एंड तुम्हें इसको अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा। पर अब मेरे दिमाग में एक और सवाल है जो जुड़ा हुआ है कि वहां से यहाँ पहुंचे कैसे, कि भाई ये यही कंपनी थी जिसमें आप आए थे एज ए फ्रेशर, एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर? यस सर, मैं एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर इसी कंपनी में आया था। जहां और आज पैरेलली मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जब हम लोग कॉलेज से निकले तो उस समय मध्य प्रदेश शासन में एक रूल होता था कि जो बैचलर ऑफ इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं, बी सिविल, उनको एक हमारे यहाँ एक लेवल होता है कॉन्ट्रैक्टरशिप का। ए क्लास इतने रुपए तक का काम कर सकता है, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर इतने रुपए का काम कर सकता है, ऐसे ग्रेड बढ़ता जाता है ए से लेके A5 तक। तो उस समय बी सिविल को डायरेक्टली एक लाइसेंस मिलता था जिसमें आप 25 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट बिड कर सकते हो। ओके। तो पैरेलली मैंने ट्रेनिंग करते करते मैंने सोचा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले लूं। मैंने इंजीनियरिंग पास की तो मैंने वो लाइसेंस भी लिया और साथ में मैंने कुछ बिट्स करना भी चालू किए। तो मैं इधर ट्रेनिंग ले रहा था, कुछ सोचा कि अपना कुछ छोटा मोटा काम करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले जब बिड किया तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला भोपाल में, मानव संग्रहालय एक म्यूजियम है एक यहाँ पे। हाँ। भोपाल से कनेक्टेड लोग उन्होंने नाम सुना होगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का वो कॉन्ट्रैक्ट था और 2 टॉयलेट ब्लॉक मानव संग्रहालय में बनने थे। क्या बात वो पहली बार मैंने बिड किया और मैं उसमें L1 हुआ और वो बिड मुझे अलॉट हुआ। उसका वर्क ऑर्डर मेरे पास 1996 का वो वर्क ऑर्डर है जो मैं अभी भी अपने साथ रखता हूँ उसको। 20,000 रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट में पहाड़ के ऊपर पत्थर से वो मैसनरी करके और वुडन की उसमें छत डाल के मानव संग्रहालय इसी तरह का बना हुआ है। तो मुझे वो टॉयलेट ब्लॉक बनाना था। और सबसे अच्छी लर्निंग की बात थी कि जब मैंने उस बिड का कैलकुलेशन किया तो मैंने उस पत्थर को उस हिल पे चढ़ाना भूल गया। मैंने उसका जमीन पे कैलकुलेशन कर दिया। तो वो हर पत्थर के ऊपर 2 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। तो मुझे 20,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते करते 2,500-3 हजार रुपए का नुकसान हो गया। मतलब जिस 10% के लिए मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा था वो 10% मुझे लॉस हो गया। तो मैंने उस पीरियड में ये कॉन्ट्रैक्टिंग का जो काम किया इसने मुझे सबसे ज्यादा लर्निंग दी। जब खुद बिड डालने की, जब इंजीनियरिंग कैलकुलेशन आप कर रहे थे तो पेपर पे कैलकुलेशन आप करते हो, लेकिन जब फील्ड में आपने कैलकुलेशन उतारी कि यार वो ट्रैक्टर से जो मटेरियल आने वाला है उसको आप हिल पे चढ़ाना तो भूल गए, ग्राउंड पे तो वो आ गया। तो वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टिंग में मैं एंटर हुआ धीरे धीरे कि इट्स अ वेरी स्मॉल वर्क। फिर भोपाल में कुछ बिल्डर्स काम कर रहे थे तो उनके लिए छोटे मोटे लेबर कॉन्ट्रैक्ट होते थे। उनका कोई प्लास्टर का काम करना है, कोई मैसनरी का काम करना है, वो काम भी साथ में करना शुरू किया। तो ऐसा करके कुछ मिला के 20-20, 25-25 हजार के 1-2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे कर लिए और अपना बढ़िया दौड़ धूप करके और वो कुछ में काम कर रहा था। उससे मुझे लर्निंग हो रही थी। तो कहने का इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि एक तो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत हो गई थी, वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन साथ में एक एंटरप्रेन्योर के रूप में चलो हम भी कुछ करते हैं, वो जज्बा था, वो शुरू कर दिया था। और बहुत अच्छी बात बताई देवेंद्र आपने कि पहले ही काम में नुकसान हो गया। और नुकसान भी जो आपने बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंग्रेडिएंट कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, सब तो जोड़ लिया, लेकिन वो पत्थर को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट इज पत्थर इज टू मी इज नॉट जस्ट पत्थर, मुझे लगता है ये मेटाफर है, एक मेटाफर है
कि हम जिंदगी में सब प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन जो भी काम हम करेंगे उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम्स के पत्थर आएंगे, और उनको ऊपर चढ़ाने के लिए भी हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स ए ग्रेट लर्निंग है। यस सर। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं कि देवेंद्र माहिर है बजटिंग करने में, प्लानिंग करने में। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। उस गलती ने बहुत कुछ सिखाया होगा मेरा ख्याल है। सर वो तो मतलब 2,500 रुपए का नुकसान होना मतलब तो लाइफ में 5 महीने पीछे चले गए आप, क्योंकि 10% प्रॉफिट का काम करने गए थे और वो जो प्रॉफिट के लिए वर्किंग कैपिटल लेके आए थे वो भी आप उधार लेके आए थे किसी से, तो वो तो बहुत बड़ी लर्निंग हो गई। इसके बाद लॉस तो उठाना ही नहीं था कभी से। ग्रेट। तो ये साइमल्टेनियसली काम शुरू कर दिया, ये भी मुझे समझ में आया। आपकी कंपनी जो थी दिलीप बिल्डकॉन, तभी इसी नाम से चलती थी? नहीं, दैट टाइम इट्स ए प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, ये दिलीप बिल्डर्स हुआ करती थी। ओके, बिल्डर्स। मिस्टर दिलीप सूर्यवंशी इसके प्रोप्राइटर थे उस समय। ओके, सिंगल ओनरशिप कंपनी थी उस समय। तो अब मुझे 2-3 चीजें समझना है और हमारे सब दोस्तों को भी समझना है कि ये दिलीप बिल्डर्स से दिलीप बिल्डकॉन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में से कैसे बनी। और दूसरा सवाल ये है कि देवेंद्र वहां पर नौकरी कर रहे थे, एक तरह से ट्रेनी थे, तो आप नजरों में कैसे आए मालिकों की? उनको कैसे लगा कि ये बंदे में दम है और इसके हाथ में बागडोर सौंप देना चाहिए? ये शुरुआत कैसे हुई? वो तो सर पता नहीं उनकी नजरों में मैं कैसे आया, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं अपना काम मेहनत से कर रहा था। और मैं जब राजगढ़, उज्जैन से और राजगढ़ के बीच की जब मैं दूरी तय करता था तो मुझे 8 घंटे लगते थे 2 लेन सड़क पे। तो हमेशा मुझे दिखता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस है ये बिल्कुल कोई रेपुटेशन वाला बिजनेस नहीं है। लोग इसको अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखते। लोग बोलते हैं चाहे तो ठेकेदार है तो काम खराब ही किया होगा। तो मेरे मन में ये सब बातें चलती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो ये अच्छा क्यों नहीं बनता इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक हमेशा मैं जब बहुत छोटे लेवल पे भी काम कर रहा था तो मुझे एक इच्छा होती थी कि यार ये काम करेंगे ना तो बहुत अच्छा करेंगे। वो आज भी सर, वो जो टॉयलेट मैंने बनाया था ना, मैं जब मॉर्निंग वॉक करते करते कभी कभी जाता हूँ ना तो एक बार उसकी तरफ जरूर देखता हूँ कि ये स्टिल 25 साल बाद भी खड़ा हुआ है कि नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो आई कि नहीं है। वो अगर आपने अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से निकले हो तो रियली आपकी वर्किंग में एक इंजीनियर भी दिखना चाहिए। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए बिजनेसमैन बना रहे हो, लेकिन आप इंजीनियरिंग आप कभी नहीं छोड़ सकते। तो मेरे को वो अच्छा लगता था कि जब मैं कोई काम करूं तो मैं उसमें अपना एक इनपुट डालूं कि वो काम क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटी के कारण हो सकता है कि मैं किसी की नजरों में आया, मैं ज्यादा काम कर रहा था, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने की कोशिश कर रहा था, यंग था, अकेला था, शादी भी नहीं हुई थी। तो जो सवाल है ना देवेंद्र, वो ऐसा है कि ये दोनों चीजें मर्ज कैसे हो गई? आप अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, आप तो दिलीप बिल्डर में आए नहीं थे हमेशा जिंदगी भर रहने के लिए। आपने सोचा था 6 महीने पहले तो भाइयों से घर से हट जाता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ, कुछ सीख लेता हूँ और खुद का कुछ बनाता हूँ। तो इसीलिए आपने अपना खुद का काम करना शुरू भी कर दिया था। पर फिर ये दिलीप बिल्डकॉन के साथ ही कैसे रह गए? मतलब ये मेरे को समझना है, मतलब ये मर्ज कैसे हो गए? एक एंटरप्रेन्योर सीईओ कैसे बन गया, ये मुझे समझना है। मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ सर। ओके। हमारे पास बहुत भोपाल में काम कर रहे थे तो साइजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जो था वो 10 लाख 20 लाख 25 लाख था। मैं ये सारे काम कर रहा था तो मैं हमेशा ये देखता रहता था कि अब इसके ऊपर बड़ा काम कौन सा करना है, कौन सी बिड लेनी है, कौन सी बिड जीतनी है। तो मैंने देखा कि जहां से मेरी एजुकेशन हुई राजगढ़, उस जगह को कंसंट्रेट करते हैं। उस समय तक दिलीप बिल्डर्स काम जो कर रही थी कंपनी, वो भोपाल में काम कर रही थी। मैंने सोचा कि अपना एरिया है, वहां पे अपन बचपन से पढ़े हैं तो वहां के लिए कुछ करते हैं और वहां अपने को बेटर काम मिलेंगे। तो एक बार वहां पे एक 50 लाख प्लस का एक प्रोजेक्ट का बिड आया पीडब्ल्यूडी का। तो मैंने भाई साहब को प्रपोजल दिया जाके, मिस्टर दिलीप सूर्यवंशी जी को, कि वहां पे एक प्रोजेक्ट है, इस कंपनी, आपकी जो कंपनी है इसके नाम से इसको बिड करते हैं। और मैं
बीइंग राजगढ़ का हूं तो मैं इसको पूरा सुपरवाइज कर लूंगा और इसको बना लूंगा। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना लोगे, अभी तो 5-6 लाख रुपए के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 1.5 साल पहले अभी कॉलेज से निकले हो, इतने यंग हो। मैंने कहा मैं कोशिश करके बना लूंगा, एक बार बिड तो करते हैं। तो बिड करा, फॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट हम लोगों को मिल गया और 2 साल गवर्नमेंट ने टाइम दिया था। तो फिर उसको मैं बढ़िया अच्छा काम किया, मेहनत की, और इधर उधर से रिसोर्सेज की भी कमी थी, वर्किंग कैपिटल की भी कमी थी, लेकिन उसको कैसे भी करके मैनेजमेंट करके वो टाइम से काम खत्म कर दिया। तो एक टर्निंग पॉइंट था। 10-15 लाख रुपए के प्रोजेक्ट से सीधा 50 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया। तो फिर यहां से एक वेंचर जन्म लेने लगा कि जब मैंने राजगढ़ में ये काम एग्जीक्यूट किया तो राजगढ़ में और काम निकलने लगे। तो मैं ये मान लीजिए कि दिलीप बिल्डर्स की राजगढ़ विंग में चलाने लगा। ओके 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 ओके। तो एक टाइम पे 3-4 साल में ऐसा मौका आया कि राजगढ़ की पीडब्ल्यूडी के हम सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए। ओके। धीरे धीरे करके 1 प्रोजेक्ट लिया, 2 प्रोजेक्ट लिए, 3 प्रोजेक्ट लिए। उसके बाद अगर राजगढ़ की पीडब्ल्यूडी का मंथली रेवेन्यू अगर 2 CR के वहां पे अगर पेमेंट होते थे, तो एक पोजीशन ऐसी थी कि उसका 80% प्रोजेक्ट की पेमेंट अकेले हम लोग को होने लगी। ओके। धीरे धीरे करके हम लोग वहां पे बिल्ड करते गए। फिर हम लोगों ने बहुत सारे कहीं हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट किए। फिर राजगढ़ की उस समय की जो कलेक्टेड बिल्डिंग थी, जो 4 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग थी, वो हम लोगों ने बनाई। तो ऐसे करके फिर वेंचर हुआ। फिर दैट टाइम उन्होंने मुझे बोला कि अब इस तरह के अलग अलग काम करने की जगह अपन साथ में मर्ज हो जाते हैं और अब मतलब बीइंग ए जॉइंट वेंचर काम करते हैं। तो देन फिर कंपनी प्रोप्राइटरशिप से कंपनी इन 2012 कन्वर्ट इन द प्राइवेट लिमिटेड, एंड देन फाइनली 2016 में जाके हम लोग लिस्ट हुए, हमारा IPO आया। और उसके बाद कहीं ना कहीं 2003 में जहां हम लोग अराउंड 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, और ईश्वर की कृपा से अभी हम लोग लगभग 10,000 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंचने वाली कंपनी बने। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईएस्ट लेन किलोमीटर इन एशिया, 30,000 लेन किलोमीटर खत्म करने वाली दिलीप बिल्डकॉन आज की तारीख में कंपनी है जो भोपाल से ऑपरेट होती है। 1 मिनट मुझे सांस लेने देंगे आप? तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं। तो एक तो ये है कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि भोपाल का काम दिलीप बिल्डकॉन करती थी, आप राजगढ़ और बाकी जगहों का काम देख लेते थे। yes, और काम इतना अच्छा होने लगा कि कहा कि चलो एक सिनर्जी बनाते हैं मिलके काम का। यस सर। ओके। दूसरी चीज, हमेशा मैं भी मेंटोरिंग करता हूँ SMEs की, और कई लोग करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं 10x की, कि आपको 10x सोचना चाहिए, उस लेवल पे जाना चाहिए। और उसमें भी वो लोग डर जाते हैं कि अरे आप इतनी बड़ी बात कैसे कर रहे हो। पर 1 करोड़ से 10,000 करोड़, अब इसको मैं एक्स में गिनना भी भूल गया हूँ। दिस इज टू मच टू मच टू मच। मतलब और 20 साल में, करीब 20 साल पकड़ लूँ, यस सर, करीब 20 साल में इतना उछाल लेना, दिस इज फिनोमिनल। और देवेंद्र, मैं पूरी गेसू कम्युनिटी की तरफ से, पूरी उज्जैन की कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत 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 बधाई देता हूँ, और आपकी कंपनी को बधाई देता हूँ, और दिलीप जी को बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये केवल लक से होने वाली चीज नहीं है। इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे दूरदृष्टि है, इसके पीछे प्लानिंग है, बहुत कुछ है। और एक एक करके वो पढ़ते हैं हम। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, हम बहुत सारी बातें अभी और करने वाले हैं। तो अब मुझे बताइए देवेंद्र की टर्निंग पॉइंट क्या था? 2012 तक बाद में आएंगे, पहले मुझे बताइए कि आपने चालू कर दिया काम, नए नए इंजीनियर थे, राजगढ़ में काम करने लगे। 2003-4 के वक्त जब और भी टर्निंग पॉइंट्स आए आपकी कंपनी में, वो कैसे आए? सर हम लोग जब 2003 तक काम कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स हमारे बिल्डिंग के प्रोजेक्ट होते थे, पेट्रोल पंप के प्रोजेक्ट होते थे, हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट होते थे, और उनकी साइजिंग लेस देन 1 करोड़ रुपए होती थी। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया कि हम लोग रोड इंडस्ट्री में एंटर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने रोड एंड हाईवे में उस समय एक 2003-4 में उस समय मध्य प्रदेश में रोड्स की स्थिति बहुत बुरी थी। और ऑनरेबल दिग्विजय सिंह साहब उस समय यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो एक मंडी निधि योजना चलाई उन्होंने, जिसमें कुछ सड़कों को सेलेक्ट किया
उनकी जो प्राइस वो कल लगभग कास्ट होती थी वो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच की प्राइसिंग की कुछ प्रोजेक्ट्स आए। तो हम लोगों ने उस समय राइट टाइम पे जब एकदम कंट्री में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुआ तो हमने प्लान किया कि हमें रोड में घुसना चाहिए। तो हम लोगों ने इमीडिएटली अपने को टर्न किया। 2003 में पहला एक रोड प्रोजेक्ट हम लोगों ने जीता, जो वो भी राजगढ़ जिले में ही था फॉर्चुनेटली, और उसकी करीब 3 करोड़ कॉस्ट थी और वो प्रोजेक्ट लिया हमने। फिर उसको भी हम लोगों ने कुछ एसेट्स खरीदे और टाइम से उसको खत्म किया। तो वो हमारा एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि 2003 में जब हम लोग रोड में आए और 2020 में जाके हम उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंपनी बने देश की। वो हमारा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नहीं तो आप ये रोड में आए क्यों, मुझे ये समझना है। सर रोड में आने का रीजन था, उसको आप हमारी स्टडी कह लीजिए सर। जब हम लोग काम कर रहे थे तो चारों तरफ से ये बातें हो रही थी। जब आप आज भी आप देखेंगे तो कभी किसी भी कंट्री का, किसी भी राष्ट्र का विकास जो चालू होता है वो उसकी सड़कों से चालू होता है। जब तक वहां पे अच्छी सड़कें नहीं होंगी, एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तब तक वहां का विकास नहीं होता। ऐसी बातें उस समय होने लगी थी कि अब हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तब तक नहीं बनेगा, तब तक आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज द राइट टाइम कि हम लोगों को अब रोड की तरफ अपने आप को टिल्ट करना चाहिए। जो आने वाला फ्यूचर 10, 15, 20 साल तक कंट्री में रोड का काम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अपने आप को उसी तरह मोल्ड किया और फिर ये भी देखा जब पहला प्रोजेक्ट किया तो क्या क्या हर्डल आते हैं रोड में, कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मैं एक डेटा बताता हूँ कि वर्ल्ड वाइड मोर देन 85% प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डिले होते हैं और हमारी कंट्री में वो 85% कन्वर्ट होकर 98% चला जाता है। मतलब ये एक अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंट्री में टाइम पे पूरा होता ही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या हर्डल है उसके, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे मतलब ऐसा कौन कौन सी चीजें हम लोग एडॉप्ट करें कि जिससे कि हम एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएं और इस कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस को एक ऑर्गेनाइज कंपनी में कैसे कन्वर्ट करें। ओके ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था उस समय जब काम कर रहे थे। तो रोड एंट्री में हुए तब लग रहा था कि इसमें बहुत सारा काम होने वाला है और वो बात सही भी हुई कि आज तक जो हम लोगों की जो ग्रोथ हुई है उसमें एक रोड एंड हाईवेज एक बड़ा सेक्टर रहा है। ओके यस। तो अब और भी सवाल मैं पूछने वाला हूँ। वो सवाल ये है देवेंद्र कि हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स देश में हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो डिले फैक्टर हमेशा रहता था, और आपने तय कर लिया कि इन हजारों के बीच में हमको एक अलग बनना है। तो उसके लिए क्या क्या किया जरा मुझे बताइए। सर सबसे पहले जो मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अपने क्रेडेंशियल पे गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट ले लेते हैं और किसी भी लोकल एंड को उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, लोकल किसी भी मशीनरी को लगा के काम करते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये दूर करना था कि हम जितना भी काम करेंगे हमारी खुद की कैपेबिलिटी पे काम करेंगे। हमारा खुद का इक्विपमेंट लेंगे, हम उसको खुद एग्जीक्यूट करेंगे और हमारी ही मैन पावर को हम हमारी रोल्स पे लेके आएंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे और उन्हीं से काम करेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ क्रेडेंशियल फिक्स किए, आपने वो क्रेडेंशियल पे काम लिया और आपने अपने लेवल पे किसी को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दी, तो फिर वो प्रोजेक्ट कैसे बनने वाला है। उसको तो वो ऑर्गेनाइजेशन आती नहीं जिस गवर्नमेंट ने जिस बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट दिया। तो ये हमने हमारी सबसे बड़ी एसओपी बनाया, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसको बनाया कि जीरो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे, पूरा काम खुद करेंगे, हाईटेक मशीनरी यूज करेंगे। वो आपको मैं आगे बताऊंगा। सिर्फ एक डेटा बताता हूँ आपको कि 2003-04 में जब हम रोड में घुसने लगे तो हमने रोड इक्विपमेंट जब खरीदना चालू किया तो कैटरपिलर जो अमेरिका की यूएस की सबसे बड़ी मशीन कंपनी है उसका जब हमने पहला मशीन खरीदा और 2014 में हम ग्लोबली लार्जेस्ट परचेजर थे कैटरपिलर के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के। ओके ओके। तो हमने एक ही फैमिली की ब्रांडेड इक्विपमेंट खरीदना ये शुरू किया क्योंकि अच्छा इक्विपमेंट रहेगा, अच्छी मैन पावर रहेगी और अच्छा मटेरियल हम यूज करेंगे तभी हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये फंडामेंटल हम पहले दिन से लेके चले। ओके, ये तो बहुत बड़ा विजन, ये बहुत बड़ा विजन है। बहुत मतलब एक फोर साइड की जो बात हम कर रहे थे कि आपने समझ लिया था कि रोड में आगे इंडिया जाने वाला है और आपने तय कर लिया कि रोड में ही काम करेंगे और मेरे ख्याल से बरसों तक आप
केवल रोड कंस्ट्रक्शन में ही लगे रहे। यस सर। और दूसरी चीज आपने कहा कि अच्छी कंपनियों के साथ काम करेंगे, जीरो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे। ओके, और अच्छी कंपनियां भी मतलब जो वर्ल्ड वाइड नवी कंपनियां हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटीज के लिए जाने जाती हैं, उनके साथ काम करेंगे। सिस्टम्स भी आपने कुछ लागू किए, जो आईटी सिस्टम्स वगैरह अपनी कंपनियों में लागू किए आपने? सर आईटी सिस्टम की बेस पे ही आज हम लोग इतना सारा काम कर पा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपके काम में इनोवेशन और हाईटेकनेस अगर इन्वॉल्व नहीं है तो आप एक लेवल से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। तो समय समय पे जैसा जैसा हम लोग के पास बजटिंग अलाउड थी, जितना बजट था, जब 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 जैसा जैसा हुआ, हम लोग अपने सिस्टम्स को इम्प्रूवमेंट करते रहे। 2003-4 के आसपास तो सबसे पहले तो हमने ये सिस्टम अडॉप्ट किया कि हमारे लोग जो साइट्स पे हैं वो हमें एक पेपर एनवलप में अपनी रिपोर्ट भर के और उसको डाक में पोस्ट कर देते थे। तो हमने ये प्रोसेस शुरू की कि हमें ईमेल करना चालू करो भाई, ये इतने दिन में आता है, 4 दिन में, तो मेल चालू करो तो हमें हाथ के हाथ मिलने तो लगेगा। तो वो मेलिंग से हम लोगों ने आईटी की शुरुआत की। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी 4 साल पहले हम लोगों ने आईबीएम के साथ देश का सबसे सक्सेसफुल एआरपी इंप्लीमेंटेशन, एसएपी इंप्लीमेंटेशन हमारी कंपनी के लिए किया, जिसको आईबीएम ने उसकी हिस्ट्री में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंटेशन बताया। आज की तारीख में हम लोग फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है एसएपी से, जो आईबीएम ने हमारे लिए इंप्लीमेंटेशन किया। जबरदस्त बात है भाई, क्योंकि एक तो एसएपी इंप्लीमेंट किया किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, वही बड़ी बात, और उस पर आपने इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आईबीएम को बुलाया, ये और बड़ी बात। और उन्होंने कहा कि दुनिया में इतना बड़ा काम, इतना बेहतर इंप्लीमेंटेशन और कहीं हो नहीं पाया। आई थिंक देवेंद्र, हमको समझ में आ रहा है कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, कितना रिगरस काम आप लोग करते हो, किस तरह का ड्यू डिलिजेंस होता होगा, किस तरह के प्रोटोकॉल्स और सिस्टम्स, प्रोसेसेस आपने क्रिएट किए हैं। दैट्स फैंटास्टिक। और मेरे सब दोस्त यहाँ पर लगातार चैट बॉक्स में बहुत बिजी हैं और सब नोट्स भी बना रहे हैं और सब आपको थम्स अप दे रहे हैं, हेड्स अप कर रहे हैं। हार्ड वर्क भी किया, विजन भी रखा, प्रोसेसेस भी जगह पे रखी, सिस्टम्स भी जगह पे रखे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका, जिसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं किसी भी कंपनी का, एक ऑब्जेक्टिव, एक एम है, तो आपने ये समझा कि इस इंडस्ट्री में डिले होता है लेकिन हम डिले नहीं होने देंगे। यस करेक्ट। और उसके लिए जो भी जरूरी होगा सब कुछ करेंगे। बिल्कुल सर। तो मुझे तो लगता है कि इसके कारण इंडस्ट्री भी थोड़ी बदली होगी। सर इंडस्ट्री इससे पूरी चेंज हुई सर। हम लोग 2003-4 तक सिर्फ मध्य प्रदेश बेस्ड कंपनी थे। उसके बाद मैंने देखा कि हमारी ग्रोथ में हमारा काम मध्य प्रदेश से नहीं चलेगा, तो हम लोगों ने सोचा कि स्टेट के बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेशों में जाते हैं तो आसानी होगी, नहीं तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट द वर्किंग फ्रॉम द गुजरात एक नजदीक का स्टेट था, वहां हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया। सिमिलरली उसी टाइम पे एक प्रोजेक्ट हमें हिमाचल प्रदेश में मिला। तो ऐसे करके ग्रेजुअली जब हम बाहर निकल रहे थे तो हम लोग 2006-7 के आसपास साउथ इंडिया में पहुंचे। हमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कुछ प्रोजेक्ट मिले जहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में एक डेटा मौजूद है कि आज से अगर 5 साल पहले या 6 साल पहले का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो नॉट ओनली मध्य प्रदेश, इंडिया की हर स्टेट में आंध्राइट्स कंपनी का जलवा था। अच्छा। वो लोग लीड करते थे, सारे लोग वही काम करते थे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आंध्रा की कंपनियों ने, साउथ इंडियन कंपनियों ने बनाए थे। तो जब हम साउथ में बिड हम लोगों ने जीता और जब एंटर हुए तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट मिला कि ये नॉर्थ इंडिया की पहली कंपनी है जिसने साउथ में आके काम किया। लेकिन अब ये कंपनी साउथ में पक्का फेल होने वाली है, क्योंकि अभी तक आप हिंदी भाषी प्रदेशों में आप घूम रहे थे, अब आप साउथ में काम करने आए हो तो यहाँ पे काम करना आपको मुश्किल होगा। तो फिर अगेन चैलेंज तो लेना ही था, क्योंकि वो पीछे से एक जो काला धब्बा लगा हुआ था कि कहाँ के रहने वाले हो, राजगढ़ के रहने वाले, पढ़े कहाँ हो, उज्जैन में पढ़े हुए हो, तो ये दोनों कहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, मतलब सारे पिछड़े हुए हो। जब बॉम्बे में किसी से बात करो कि आप कहाँ के हो बॉस, मध्य प्रदेश के हैं, तो वो इस दृष्टिकोण से आपको देख रहा है कि जैसे कि आप कहीं से बहुत पिछड़े हुए राज्य से निकल के आ गए हो। तो कहीं ना कहीं पीछे से वो प्रूव तो करना था जाके साउथ में कि नहीं अब इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ जीत के जाएंगे।
जीत के जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और काम किया सर वहां, और क्या काम बात। किया, और वहां पे बिफोर टाइम सारे प्रोजेक्ट बिफोर टाइम खत्म किए। हाँ। उसके बाद साउथ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बने, और आज तक भी हम्म। सारी साउथ इंडियन स्टेट्स में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू करने वाली कंपनी है वो दिलीप बिल्डकॉन है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं क्या बात, क्या बात है, आंध्र क्या बात प्रदेश है। की राजधानी विजयवाड़ा में एक हाँ। फ्लाईओवर बना रहा था बेंच सर्किल ओके। पे, बड़ा सारा बेंच सर्किल है वहां पे। हम्म। हर हफ्ते वहां के ऑनरेबल सीएम उस समय चंद्रबाबू नायडू उसको रिव्यू करते थे हम्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो वीडियो हम्म। कॉन्फ्रेंसिंग में उनने, हमारा प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था, तो उन्होंने हम लोगों को अप्रिशिएट किया, और हम्म। उन्होंने बोला कि ये हम्म। सारी आंध्रा की कंपनियां यहाँ फेल हो जाती है, और ये मध्य प्रदेश की कंपनी आके ये विजयवाड़ा मछलीपट्टनम रोड जो बनाए मलेशिया की सड़कों से भी अच्छा कैसे बना लेती है, मुझे एक बार क्या आके समझ। बात, क्या बात है। ओके। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम्म। मध्य प्रदेश की कंपनी, हम लोग हाँ। निकले हुए आंध्र प्रदेश में, सारी साउथ इंडिया में, और आज की तारीख में हम लोग जो एक सड़क बना रहे हैं बेंगलोर से लेके मैसूर, वो देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है अभी तक का, क्या वो बात हम है। लोग कर्नाटक में बना रहे हैं। और साउथ हम्म। इंडिया में ये कल्चर आई, वहां के सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे बुला के बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आपके हम्म। काम करने के बाद यहाँ की ओवरऑल इंडस्ट्री में एक चेंज आया, कि यहाँ पे हम्म। टाइम से काम करने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाने लगे। तो ये हमारे लिए सबसे प्राउड का मोमेंट था कि हम गए बाहर जाके, हमने सक्सेसफुली काम किया, तो हमें देख के और बाकी पूरी इंडस्ट्री में मोमेंटम आ रहा था। तो अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए बनता है? पब्लिक के लिए बनता है, उसका सबका फायदा हो रहा था उसमें। तो ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट रहा जब बाहर निकले इस स्टेट से और काम किया। नहीं, बिल्कुल गजब की बात तुमने बोली, क्योंकि अगर एक कंपनी सही टाइम पे काम करने लग जाए, काम टाइम के पहले काम करने लग जाए, तो ऑब्वियसली बाकी लोगों को भी जगना पड़ेगा, उनको कमर कसनी पड़ेगी, और इससे पूरी की पूरी इंडस्ट्री में एक तरह का क्वालिटी लेवल ऊपर हुआ। एंड आई थिंक ये तो पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर है। और जो आपने बोला कि मध्य प्रदेश में राजगढ़ से निकले, उज्जैन से निकले, ये हम सब लोग कहीं ना कहीं भुगत चुके हैं, भुगतते हैं, और अपने अपने लेवल पर सब ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अरे देखो हम कुछ अलग है। और वो बबुल खेड़ी जो है हमारे हम में अभी जिंदा है, हम स्ट्रगल कर सकते हैं। बट ये बात जो है, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ये कि कई बार लोग बोलते हैं उज्जैन के बारे में, जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आप किसी भी किसी भी दिशा से उज्जैन आइए, आपको शोभा खन्ना मैडम के बनाए हुए ब्रिज पे से गुजरना ही पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं आ सकते, ऐसा बोलते हैं। तो मेरा कहना है कि देवेंद्र, उसी भाषा में मैं अगर कहूँ तो शायद देश के एक कोने से किसी भी दूसरे कोने तक जाना होगा तो देवेंद्र भाई की सड़क पे से गुजरे बिना शायद इंसान नहीं जा सकता। पूरे हिंदुस्तान में आपकी बनाई सड़कों का जाल फैला हुआ है। कितने प्रदेशों में आप हैं आज की तारीख? सर हम ऑलमोस्ट, एक केरला स्टेट को छोड़ दें और नॉर्थ स्टेट की एक दो स्टेट को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरे सारे 20-22 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। एरिया वाइज हम लोग मोर देन 95% एरिया कवर करते हैं, और ऑलमोस्ट हर स्टेट में काम कर रहे हैं सर। क्या बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम सब आपकी बनाई सड़कों पे से कभी न कभी तो गुजरे होंगे, और कभी हमने तारीफ की होगी कि यार ये क्या सड़कें हैं। हिंदुस्तान की सड़कों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। yes, और कई सड़कें हैं जिनको देखकर विदेशी लोग भी चौंक जाते हैं कि अरे भाई, पिछले दिनों कुछ साल पहले मेरे ख्याल से शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि हमारे इंदौर की सड़कें तो वाशिंगटन से अच्छी है। और मेरा वो ख्याल है कि जिस सड़क के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला था वो सड़क भी हम ही लोगों ने बनाई थी, हाँ, वो सुपर ओके, क्या कॉरिडोर बात, पे थे। क्या बात है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो कॉन्फिडेंस जो आया वो यहीं से आया, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। एंड तो हम सबके सीने अभी 56 इंच के हो गए हैं देवेंद्र, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है जैसे हमने ही किया है, हमारे ही एक भाई ने किया है। yes, और वो उन कांटों में से भी फूल उग सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है, बबुल खेड़ी के कांटे। तो अब मुझे आप एक चीज बताइए कि सड़कें बनाई और हजारों किलोमीटर बनाई, मैं अब गिनती में जा भी नहीं रहा हूँ, है ना।
अब ये भी समझ में आया है कि वो भावना थी कि हमको समय के पहले करना है, हमको अच्छा काम करना है, विश्व स्तरीय सब प्रोसेसेस यूज करना है। और ये करीब 15 साल के आसपास आपने बहुत काम किया, सड़कें ही बनाने पे लगे रहे कंसिस्टेंटली, ना दिमाग इधर लगाया ना दिल उधर लगाया, सड़क बनानी है मतलब सड़क बनानी। अब पिछले कुछ सालों से आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अब ये विचार कैसे आया और किसके क्षेत्र में आप लोग हैं, ये जरा बताएंगे क्या? सर ये उसी तरह का चेंज था जब हम लोग 2003 तक मध्य प्रदेश बेस्ड कंपनी थे। तो एक बार जब ये विचार आया कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको और भी स्टेट में जाना पड़ेगा, जब आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आपको ज्यादा काम करने की आवश्यकता होगी। इसी तरह ये भी एक फोरसाइटनेस है कि एक दिन जाके जब बहुत सारे रोड्स बनेंगे तो कोई ना कोई एक डे ऐसा आएगा कि जब आप रोड को एग्जॉस्ट करोगे और आप एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करोगे तो आपको एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनने की जरूरत है। तो हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। आज की तारीख में हम लोग 7 वर्टिकल में लगभग काम करते हैं। हमारा एक स्पेशल टेक्निक ब्रिजेज बनाने का वर्टिकल है, जिसमें अभी आपका किसी का भी गोवा जाना होगा तो साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा को जोड़ने वाली जुआरी रिवर के ऊपर हम लोग एक बड़ा सा केबल सस्पेंशन ब्रिज बना रहे हैं, जो मेरे हिसाब से देश का सबसे सबसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट है। वी आर वर्किंग इन द 45 मोर देन 45 मीटर सी डेप्थ से हम लोग उसमें पाइलिंग करके और वो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वो मेरे लिए एक बड़ा प्राउड का मोमेंट होता है कि अगर लाइफ में किसी भी इंजीनियर को अगर वो इस तरह का प्रोजेक्ट, एक सिविल इंजीनियर को अगर वो इस तरह का प्रोजेक्ट सुपरवाइज करने के लिए मिले तो वो अपने जीवन में उसका पैदा होना और उसका सिविल इंजीनियर बनने की सार्थकता पूरी हो जाती है। क्या बात, क्या बात। तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि ईश्वर ने मुझे वो मौका दिया कि मैं उस ब्रिज को बना रहा हूँ। और मैं उस ब्रिज में तो हमारे कुछ बहुत मेरे एक अजीज मित्र है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, समित के बारे में। उसका एक बहुत बड़ा योगदान है उसमें, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन वो एक हमारा एक वर्टिकल होता है। दूसरा वर्टिकल हमारा जस्ट एंटर इन द मेट्रो आल्सो। भोपाल और इंदौर की मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एयरपोर्ट्स में भी हैं। अभी हम लोग राजकोट का एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं। हम लोगों के गोवा एयरपोर्ट में हमने काम किया। वी आर इन द टनलिंग आल्सो, वी आर इन द कोल माइनिंग आल्सो, एंड वी हैव डन द वेरी गुड वर्क इन द डैम्स प्रोजेक्ट्स आल्सो। अभी एक कंट्री का द बिगेस्ट डैम प्रोजेक्ट जो भरूच के पास है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि जहाँ सी का जो स्लाइन वाटर भरूच सिटी में घुसता है तो उसको रोकने के लिए एक वहाँ नर्मदा और सी के बीच में एक डैम बन रहा है। वो भी हम लोग का एक वर्टिकल है। अर्बन वाटर सप्लाई में भी हम लोगों ने काम किया है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन जो 4-5 साल से हमने शुरू किया है। तो नाउ फ्रॉम द बिल्डिंग कंपनी टू द रोड कंपनी एंड द रोड कंपनी टू द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरफ डाइवर्जन की थॉट प्रोसेस यही थी कि जब आप ग्रो कर रहे हो तो आपको हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आदत होनी चाहिए। कल अगर एक पर्टिकुलर फील्ड एग्जॉस्ट होगी तो एक दिन में आपके ना क्रेडेंशियल डेवलप होंगे ना आपका माइंडसेट डेवलप होगा। तो आप छोटे प्रोजेक्ट से बड़ा प्रोजेक्ट करोगे, धीरे धीरे करके आपकी जो टीम है, आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भी माइंडसेट बनेगी कि अब मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। आपकी टीम में वो माइंडसेट बनेगी, आपकी बिडिंग टीम में वो माइंडसेट आएगा। तो वो डाइवर्सिफिकेशन के पीछे हमारा लॉजिक था। और नाउ वी आर फुल्ली डाइवर्सिफाइड इन 7-8 फील्ड्स राइट नाउ। यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बोली, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनना है। तो मैं सब हमारे जो सुनने वाले हैं दोस्त, उनको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग कंपनियों की बात करते हैं देश में, तो तमाम जो इंजीनियर हैं उनके दिल में ख्वाब होता है कि किसी दिन एलएनटी में काम करें। और आज मैं पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूँ कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, रोड कंस्ट्रक्शन की जो बात आती है, उसमें आज देवेंद्र की जो कंपनी है दिलीप बिल्डकॉन, वो एलएनटी से भी बड़ी है। आप चाहे तो मैं एक बार फिर बोल सकता हूं, अगर आपको भरोसा ना हो, कि एलएनटी से बड़ी कंपनी इन भाई साहब की है जो आज मेरे पास बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। एंड दैट्स फैंटास्टिक देवेंद्र। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों के लेन किलोमीटर एलएनटी से भी ज्यादा होते हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी हमसे काफी बड़ी कंपनी है, लेकिन रोड एंड हाईवेज में हम लोग उनसे काफी आगे काम करते हैं सर। तो पर आपने शुरू कितनी देर बाद किया और आप जिस तेजी से आगे बढ़े हो वो फिनोमिनल है। और अब नई दिशाओं में आप बढ़ रहे हो। हम सबकी शुभकामनाएं कि आप उस तरफ और भी तेजी से बढ़े। थैंक यू। लेकिन उसके पहले देवेंद्र,
कई विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं। जब इतनी हजारों किलोमीटर की आप सड़कें बना रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर नहीं रहे हैं, है ना, तो मुझे ये बताओ भाई कि कितने एम्प्लॉइज होंगे कंपनी में आज की तरह? सर वो तो हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज हमारे पास मोर देन 38,000 लोग हमारी रोल्स पे होते हैं, फ्रॉम द एक सीनियर प्रेसिडेंट लेवल से लेके एक ड्राइवर जो हमारा ट्रक चलाता है, जो हमारी मशीनें चलाता है, वो भी हमारी रोल्स पे होता है। अच्छा, वेरी बिग तो टीम, द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, 38,000 लोग ऑन रोल, डायरेक्टली ऑन रोल। हाँ, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं है, ये सब अपने रोल पर है। यस सर, यस सर। और ये सब उन सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं जो एक एम्प्लॉय को मिलती है। दैट्स वंडरफुल। तो हम खाली सड़क नहीं बना रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी में भी कुछ अच्छा योगदान दे रहे हैं। और 38,500 जो मेरे पास आंकड़ा आया। अब मुझे समझना यह है कि ये बंदा जो बैक बेंच पे बैठता था और कार्तिक मेले में पुंगी बजा के मस्तियां करता था, वो बंदा इतने हजारों लोगों को ड्राइव कैसे करता है, उनको इंस्पायर कैसे करता है? देवेंद्र, ये कला तुमने कैसे सीखी, कहाँ से सीखी, ये मुझे समझ में आया। सर वो कला तो सिर्फ मैंने अपने ही कॉलेज से सीखी है सर। मतलब लीडरशिप की जो क्वालिटी कॉलेज से सीखी, उसके बाद तो कुछ सीखा ही नहीं, उसको तो इम्प्लीमेंट ही किया है बैठ के सर। ओके 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 ओके। तो मेरे ख्याल है शायद कॉलेज से डॉक्टर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका चेहरा मुझे अभी दिखा था। देवेंद्र, तुमसे बात करने के लिए, सुनने के लिए इतने लोग लालायित हैं। मुझे पता है कि हमारा आज का ये सेशन हाउसफुल हो चुका है, कई लोग बाहर से लौट के जा चुके हैं क्योंकि उनको अब इस रूम में अंदर आने की इजाजत नहीं मिल रही है। उनके साथ हम रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करेंगे। तो मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूँ कि कॉलेज से सीखा, क्या सीखा? मतलब कॉलेज में तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, वहां पे कैसे सीखा ये लीड करना? सर मजा आ रहा था कॉलेज में, सारे दोस्तों के साथ ग्रुप बनाना, अपने एक दो बैच जूनियर लोगों को भी अपने साथ लेके चलना, लीडरशिप करने में, कोई किसी चीज को लीडरशिप करने में मजा आ रहा था कि अगर मेले में भी जाना है तो अकेले भी जा सकते हो, लेकिन नहीं, अकेले नहीं जाना, 50 लोगों के साथ जाना है। फिर 50 जूनियर्स बेच के बच्चों को अगर साथ लेके जा रहे हो तो उनका टेम्पो का किराया भी आपको देना है, तो वो मैनेजमेंट भी करना है। फिर वहां जाके कार्तिक मेले में सर्दी में जा रहे हो तो घराड़ू खाना भी बनता है, तो वो मैनेजमेंट भी करना है। तो जब आप बीइंग ए लीडर काम करते हो तो आपके अंदर एक भावना आती है कि आपको सबको साथ लेके और कैसे लीड करना है। तो मैंने हमेशा देखा मेरी कंपनी में भी कि दुनिया में मालिक बनना सबसे आसान है, लेकिन लीडर बनना सबसे कठिन है। और लोग मालिकों को फॉलो नहीं करते, लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीडरशिप की जो क्वालिटी थी कि हर जगह कहीं घूम रहे हैं, और इतना सारा मैनेजमेंट कॉलेज में सीखना था, सुबह से शाम तक कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे, 1500 रुपए मिलते थे, उसमें से 400-500 रुपए टिफिन में चले जाते थे, बाकी टेम्पो का किराया, फिर एक दो मूवीज देखनी होती थी, फिर कुछ कुछ करना होता था। तो लीज बजटिंग में काम करना है, कोई ऐसा जोमेटो या कुछ है नहीं कि व्हाट्सएप पे और अपना बढ़िया गूगल में आपने ऑर्डर कर दिया और पिज्जा घर पे आ गया। कैंटीन साल में 6 महीने वो कैंटीन बंद होता था, उसी में दोपहर में बैठ के पोहा खाना होता था, सेव परमल खाना होता था। तो ये सब मैनेजमेंट क्वालिटीज जो कॉलेज से सीखते हैं सर, वहाँ जो छोटे छोटे काम दिन भर 4 साल में कर रहे थे, वही मैनेजमेंट क्वालिटी अल्टीमेटली फील्ड में काम आती है। मुझे एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, कई लोग ये बात कह चुके हैं कि गेसू के डीएनए में कुछ है, वहां पे आदमी थोड़ा रगड़ बनता है, थोड़ा स्ट्रांग बनता है, थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट बनता है। और अभी देवेंद्र भाई आपने भी कहा कि वो लीडरशिप क्वालिटी तो वहीं पे सीखी, और कहीं ना कहीं ऑब्वियस भी है क्योंकि इसके अलावा तो आप कहीं गए नहीं, वहां से जाने के बाद सीधे बिल्डकॉन में आ गए। पर फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये खाली हम गेसू के फोरम में बैठे हैं तो सब लोगों को खुश करने के लिए बोला जाता है, या सच है? सर ये एकदम सच है, बिल्कुल। मैं ये बात गेसू के फोरम में नहीं, मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ कि मैंने जिस इंस्टीट्यूट से मैंने जितनी भी पढ़ाई की है, मुझे पूरी जिंदगी में इसका सबसे ज्यादा गर्व है कि मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से पढ़ा, और जितना भी मैंने सीखा, जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ फील्ड में, सिर्फ उस कॉलेज की एजुकेशन ही मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ।
टू थम्स अप। और हमारे जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप घर पे बैठ के ताली जरूर बजा दीजिए, और ये जो सेशन है ये अपने परिवार वालों को भी बाद में जरूर दिखाइए कि देखो गेसु होता क्या है, क्योंकि अभी तक उन लोगों को भी पता नहीं है, बहुत से लोगों को गेसु होता क्या है। बाहर निकल के ये बातें बहुत सुनने में कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार, आप तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से उज्जैन से पढ़े हुए हो, आप छोटी जगह से पढ़े हुए हो, लेकिन मेरा एक पर्सनल फीलिंग है सर, जो मैंने देखा है फील्ड में कुछ जो अपने जो बच्चे हैं, जो जूनियर्स लोग हैं, ये अगर उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो दो तीन चीजें मैं बताता हूँ कि कॉलेज का इफेक्ट पड़ता है, इंस्टीट्यूट का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता। आप कभी भी जिस कॉलेज से पढ़ रहे हो, आप उस पर हमेशा गर्व करो। आपने जो भी एजुकेशन ली है, वहां के शिक्षक, हमारे गुरुजी, जितने भी लोगों ने हमें पढ़ाया, उनसे अच्छा शिक्षक दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जिसने हमें एजुकेशन दी, उसको हमने जितना भी उनसे सीखा, उसको अगर हम मेहनत, डेडिकेशन और कंसंट्रेशन से और ईमानदारी से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 100% हमें रिजल्ट मिलने वाला है। क्या बात है, 100% रिजल्ट मिलने वाला है। एक बार मुझे लगता है कि इसको कुछ लोग टेस्ट करके देख सकते हैं, तो 15-20 दिन में इसका रिजल्ट आने लगेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो आपका कहना है कि लीडरशिप क्वालिटी जो छोटे रूप में वहां सीखी होगी, उसी को जिंदगी में अपना कर देखा, और आपका रिकमेंडेशन है कि उसको अपना के देखना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लेके एक चीज और बोलना चाहूंगा, अंडरलाइन करना चाहता हूँ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। जिन लोगों ने गेसु संवाद शुरू से कई बार देखे हैं, कई बार मन में ये भावना आती है कि शायद बड़ा काम करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे, मेरे ख्याल करीब 80% से ज्यादा गेसुआइट्स जो हैं, जिन्होंने बहुत अचीव किया है, वो कहीं ना कहीं आईआईटी से पढ़े या किसी दूसरे बड़े संस्थान से पढ़े और इस तरह से आगे बढ़े, या वो विदेश चले गए और उन्होंने बड़े काम किए। पिछला ही सेशन जो था उसमें हमारे कृष्णेंदु सर ने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी है, उससे एक नया आयाम मिलता है, देखने का नजरिया बदलता है। पर आज हमारे सामने एक दूसरा एक उदाहरण, और बहुत शक्तिशाली और ताकतवर उदाहरण हमारे सामने है कि गेसु से पढ़कर भी, मेरे ख्याल है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो गेसु से निकलकर बहुत बड़े बड़े काम करके निकले, और गेसु से पढ़कर भी आप बहुत बड़े काम कर सकते हो। इसका एक उदाहरण देवेंद्र जी आज हमारे साथ बैठे हैं। और देवेंद्र, आज आपने जो बात कही और इतने दिल से कही ना, मेरा मानना है कि इससे हजारों लोगों को, जो हमारे एलुमनाई है उनको, और जो अभी पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत साहस मिलेगा, बहुत साहस मिलेगा। तो मैं अब एक सवाल अब आपसे और पूछना चाहता हूँ कि गेसु के दोस्तों का आपका जिंदगी में महत्व रहा है, गेसु का महत्व रहा है, तो समित के बारे में आप कुछ बोल रहे थे और आपने कहा कि मैं बताता हूँ। अब बता ही क्यों नहीं देते, मेरे ख्याल से समित भी यहाँ पर हमारे साथ अभी होंगे। तो अभी आप सर जो बोल रहे थे ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है, मैं थोड़ा इसके बारे में बोलूंगा कि नो डाउट एजुकेशन का महत्व जीवन में कभी कम नहीं होता। एजुकेशन ही होती है। आप जितना भी पढ़ाई करते हो या जितना भी आगे बढ़ते हो, वो कहीं ना कहीं बेकार नहीं जाता, वो आपके काम ही आता है। लेकिन वो एजुकेशन सब कुछ नहीं होती। आपने जितना सीखा उस लेवल पे भी आप काम कर सकते हो। समित की जो आप बात कर रहे थे, वो एक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। वो मेरे साथ रहता है, मुझे हर तीसरे चौथे दिन मिलता है, मेरे साथ ही रहता है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि कॉलेज के पूरे समय जब हम लोग पढ़ रहे थे, तब पूरे टाइम हम लोग मस्ती करते रहते थे। ओके, हाँ, कैंटीन में बैठे रहते थे, लेकिन उसको ये इतनी नॉलेज है आज की तारीख में, उसने कहाँ से गेन करी, वो मुझे आज तक समझ नहीं आई। और मैं गारंटेड बोलता हूँ सर कि मैंने इससे ज्यादा ब्रिलियंट मैकेनिकल इंजीनियर, जिसका कि माइंडसेट किसी भी प्रोडक्शन में अलग ही लेवल का चलता है, आप सारे आईआईटीएन फेल है सर उसके सामने। मेरे साथ वो लोग भी काम करते हैं, अच्छा, लेकिन ही तो ब्रिलियंट, वो अलग ही लेवल पे। ओके ओके ओके, ये तो बहुत मतलब आप मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब हमने तो वो पढ़ाई की नहीं, भाई ने वो पढ़ाई कर कब ली वो। मैं उससे पूछूंगा एक दिन बैठ के कि वो मतलब ये कब सीखा हो। कॉलेज के समय तो वो बंक मारता रहता था और क्या क्या करता रहता था, मैं इतने बड़े फॉर्म में नहीं बताऊंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करता था, ये मुझे अच्छी तरह पता
हाँ, आपने बोला बीच में, जब बोला था आपने कि हमको नंबर नहीं आते थे, तब हरजीत भाई ने बोला कि समित से तो ज्यादा ही आते होंगे। तो दैट गिव्स मी ए पर्सपेक्टिव कि समित भी एक बहुत छुपे खिलाड़ी हैं। और हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन का कुछ काम हमारी कंपनी में करते हैं, तो जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमारे पास करीब 4-5 बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग सिविल इंजीनियर रिलेटेड जो भी काम करते हैं, उसका जो ब्रेन है वो समित है। ओके, क्या बात गोवा है। में तो जो हम लोग जुआरी ब्रिज बना रहे हैं, उसमें हम्म, एक 15,000 मेट्रिक टन का फेब्रिकेशन का काम होना है। वहाँ एक हम्म, फेब्रिकेशन की यूनिट लगी हुई है, हम्म, वो वर्ल्ड क्लास यूनिट है। मैं एक बार नवीन जिंदल जी, जो जिंदल के ऑनर है, मैं हम्म, उनके साथ एक मीटिंग करने गया। तो उन्होंने हम्म, मुझसे बोला कि मैं मीटिंग बाद में करूंगा, देवेंद्र सबसे पहले बताओ कि वो तुम्हारी जो गोवा में एक फेब्रिकेशन की फैक्ट्री है, हम्म, वो किसने डिजाइन की है और उसको उस हम्म, पर किसका दिमाग है। हम्म, तो वो डिजाइन बाय द समित होलकर। क्या बात है, क्या बात है। समित, आपको बहुत बहुत बधाई दोस्त। मतलब बहुत बहुत बधाई। और समित हमारे हमारे साथ। सारे दोस्त सर इतने ही टैलेंटेड, हम लोगों ने इतनी मस्ती की। हरजीत, हाँ, हम लोगों ने एक कॉलेज में, एक उस समय लोग हम लोगों को टैलेंट नहीं समझते थे, तो सभी, हरजीत ने बोला यार बहुत से टैलेंट कैसे दिखाएंगे, तो हमने कहा तुम्हारे अच्छा, लिए एक संगीत का कार्यक्रम रखते हैं, तुम गाते बहुत अच्छा हो। अच्छा, हाँ, 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 तो हाँ, हिडन हिडन टैलेंट्स प्रेजेंट से अंताक्षरी हम लोगों ने ओके, वहां क्या गाया कि समा बांध दिया इनने। पूरा कॉलेज क्या बात, इनका दीवाना हो गया। उस दिन से पता लगा कि ये कितने बड़े टैलेंटेड है। क्या बात। हमारा फ्रेंड्स का, मेरे जीवन में जो हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, इनका इतना सारा महत्व है, और इतना इतना मिस कर रहा हूं मैं सबको कई सालों से, कि कोई एक इवेंट होगा तो बाकी तो हम्म, समित और अजीत और हम लोग तो मिलते हैं। इंदौर में शरद भी रहता है, विवेक राजगुरु है, वो रहता है, बहादुर भाई हमारे, बहादुर सिंह सेदव, उनसे हमारी बहादुर, मुलाकात हुई है। तो ये बहादुर से सारा मेरी भी बात हुई। इसके अलावा आपके एक और मित्र हैं, आपसे शायद उम्र में बड़े हैं, मेरे बैचमेट हैं, वीरेंद्र विजय वर्गीय, वीरू। ओ वीरू, वीरू को आप जानते हैं। अच्छी तरह, अच्छी तरह, अच्छी हाँ, तो तरह ये वीरू वीरू भी आज इस मीटिंग रूम में हमारे साथ हैं। मेरी उनसे और बात होती है, मिक्सिंग बात होती है। हाँ, तो आपका पूरा कच्चा चिट्ठा हमने पहले से निकाल रखा है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो अब मुझे ये बताइए कि ये सब करने के बाद, जो कई लोगों ने सवाल किया है और बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है कि पूरे हिंदुस्तान में तो आपकी जड़ें फैल ही चुकी हैं, विदेश जाने का इरादा कब है? सर जल्दी हम लोग विदेश में भी दिखाई देंगे, पर अभी हाँ, उसके पहले मेरा ऐसा मानना होता है कि जैसे विदेश जाना कोई इस तरह से एक आपको मेडल लगवाने जैसा नहीं है कि हम लोग विदेश गए। हमारे देश में इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, और इतने हाँ, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि आप यहाँ पे जितना मैक्सिमम काम कर सकते हो, एग्जॉस्ट कर दें हम हमारी पूरी क्षमताओं को यहाँ पे, और अपनी कंट्री के लिए बना के रखें। उसके हम्म, बाद सेम चीजों को हमें दूसरी जगह जाके रेप्लिकेट करना है, तो विदेश जाना कोई बड़ा पैरामीटर नहीं है, लेकिन ऑलवेज हम लोग कुछ नई चीज सीखने की दृष्टिकोण से कुछ जगह पे अलग अलग जगह बिल्ड प्लान करते रहते हैं। तो 100% आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कहीं ना कहीं विदेश में भी कुछ प्रोजेक्ट प्लान करेंगे। मतलब बड़ी बात नहीं है, जब चाहे तब जा सकते हैं। यस सर। और क्योंकि हमारे, जब आप पूरी दुनिया की कंपनियों के साथ काम करते ही हो, तब ये तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन में हो सकता है। पर आपने सही बोला कि जब विदेश जाएंगे तो शायद वो केवल बिजनेस होगा, केवल धन कमाएंगे। जब हिंदुस्तान में हम सड़क बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो खाली सड़क या ब्रिज नहीं बनाते, हम हिंदुस्तान बनाते हैं। यस सर। और मुझे लगता है कि वो भावना भी कहीं ना कहीं तुम में बहुत कूट कूट कर भरी है। मुझे इसका लगातार अनुभव हुआ है आपसे बात करते हुए। और और ये बहुत अच्छा है। मैंने एक विज्ञापन लिखा था, मैंने देश का नमक खाया है। और तो मुझे लगता है कि वो नमक आप लोगों में भी कहीं ना कहीं है। और कई लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और तो ये आपकी भावना सुनकर बहुत अच्छा लगा। देश की समस्याएं पहले हम हल करें, विदेश में धन तो कभी भी कमा लेंगे। सो दैट्स सो ग्रेट। और अब मुझे दो तीन छोटी छोटी चीजें बताइए, और उसके बाद मैं आज चाहता हूँ कि फोरम खोलूं भी, कुछ लोगों से आपकी बात भी करा दूं अगर हो पाएगी तो। अपने परिवार के बारे में अगर आप हमको कुछ संक्षिप्त में बता सकते हैं।
मैं आपने जैसा बताया था कि मेरे फादर राजगढ़ में प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो मेरे मदर फादर हैं। मेरे दो बड़े ब्रदर हैं जो दोनों आईपीएस ऑफिसर हैं। मेरी वाइफ है प्रीति, जिनका कि मेरी जिंदगी में एक अहम रोल है कि मैं जब इतना सारा काम कर रहा था तो एक लाइफ पार्टनर आपको कैसे सपोर्ट करता है, तो उन्होंने मेरे लिए किया हमेशा। और मेरे बच्चे हैं, एक मेरी डॉटर है जो अभी लेडी श्री राम दिल्ली में पढ़ रही है, और मेरा एक सन है जो 9th क्लास में भोपाल डीपीएस स्कूल में पढ़ रहा है। मेरी सिस्टर है बड़ी, वो गायनिकोलॉजिस्ट है, वो राजस्थान में रहती है। ओके, मेरे ख्याल है आपकी पत्नी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। और तो उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं, और पूरे गेसू समूह की तरफ से आपको भी बधाई देते हैं और सलाम करते हैं, क्योंकि जब देवेंद्र इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पीछे से एक बहुत बड़ा सहारा होना जरूरी है, सपोर्ट होना जरूरी है, और आपके बिना ये संभव हो पाता मुझे नहीं लगता है। और तो मुझे एक चीज अब और बोलना है। कुछ दोस्त जो आपसे बात करना चाहते हैं, एक तो वीरेंद्र विजयवर्गीय आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं देखता हूँ वीरेंद्र अभी है क्या, वीरेंद्र विजय। वीरेंद्र आप हमारे साथ हैं? वीरेंद्र मेरे ख्याल से वो आ गए। हाय वीरेंद्र, आपका चेहरा पूरा दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल आप अभी आज सफर कर रहे थे। ओके, तो हाँ भैया। हाँ मैं भी। हाँ, हाय देवेंद्र। कैसे भैया? हाय पुनीत। हेलो। हाय हाय हाय। जब मुझे पता लगा कि आज पुनीत आपको बुला रहे हैं, तो मैं भरतपुर से जयपुर मीटिंग में आया हुआ था, तो मैंने अपनी कार वाले को कहा कि यार 7:30 से पहले मुझे होटल तक पहुंचना है। और हम पुनीत ने 7:25 से कहा कि वीरेंद्र तू पहुंच गए, जुड़ना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो पुनीत, मुझे लगता है शायद आज जितना राजगढ़ का नाम देवेंद्र के मुंह से सुना, क्योंकि जिस टाट पट्टी की, डोडी स्कूल की और जो ये बातें कर रहे थे, मुझे लगता है उसके पहले मैं बैठ चुका हूँ जिसपे बैठे थे बाद में डोडी स्कूल और अपने में। और एक मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने इंजीनियरिंग करके में मैंने ज्वाइन किया था राजस्थान में, तो एक बार मेरे बड़े ब्रदर मेरे साथ, हमारा बस स्टैंड के सामने मकान है, तो देवेंद्र आए हुए थे वहां पर। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने पूछा कि मैंने कहा ब्रांच कौन सी ली है, शायद इनको ध्यान ना हो, तो उन्होंने कहा भैया मैंने सिविल लिया है। अरे यार, मैंने कहा सिविल क्यों ले लिया? मैंने ये पूछा, उनसे कहा था, ये बहुत उस समय की बात है जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्टरशिप शुरू ही किया था। मुझे लगता है मेरे घर के सामने बस स्टैंड का काम है, कलेक्ट्रेट का काम है, शायद एक सेंट्रल स्कूल भी इन्होंने ही बनाया है। मुझे बहुत कुछ ध्यान है क्योंकि राजगढ़ में फ्रिक्वेंटली आता रहता हूँ, नौकरी करता हूँ। और एक पुनीत बहुत बड़ी बात मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ, आज इस वेबिनार के जरिए, जो कुछ भी आज देवेंद्र के जो फादर हैं उन्हीं की वजह से हूँ। चाहे आज रिको में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ, एसी की पोस्ट पे, क्योंकि शायद देवेंद्र ये जानता है मेरा परिवार और देवेंद्र का परिवार आपस में कितना, हम राजगढ़ में एक दूसरे को बहुत वो हैं। सर ने ही, देवेंद्र के फादर ने मेरा पीटी का फॉर्म भरा था, क्योंकि हमारे कोई इतना जानता नहीं था। मुझे यार मैं शायद आपकी आवाज, घर पर मेरे 2 या 3 घंटे गुजर। देवेंद्र छोटा था जब, भूपेंद्र भैया को देख मैं क्या मुझे भी इंजीनियर बनना। ओके, अब ज्यादा कच्चा चिट्ठा नहीं खोलेंगे, मेरा ख्याल है इतना काफी है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आवाज अब आ रही है ना? तो देवेंद्र, मैं समित को भी जोड़ना, आवाज आ रही बीच में? समित को जोड़िए ना सर, समित को जोड़िए।
समित, अगर आप हमारे साथ जुड़ आज सकते हैं। एकदम शायद हाँ, थोड़ी पर सर का कट के आ रही है। उपेन भैया, मुकेश भैया। हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा है, मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे राज का नाम रोशन किया है। हाँ, बहुत खूब। और समित, अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो 1 मिनट में चाहता हूँ, देवेंद्र ने आपके बारे में जो बोला उसको सुनने के बाद मैं आपका चेहरा एक बार देखना चाहता हूँ और सबको दिखाना चाहता हूँ कि देखो समित होलकर ये है। समित, क्या आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं? हाँ जी। समित मेरे ख्याल से जुड़ नहीं पा रहे। और हरजीत तो आपके बारे में हमेशा बात करता ही रहता है। और आज इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है, हरजीत आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे क्या? हरजीत, हरजीत आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्या? कई लोग देवेंद्र आपसे आज बात करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई लोगों ने लिखा है कि दिलीप बिल्डकॉन के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस उन्होंने जगह जगह देखे हैं। हाय हरजीत, हरजीत इज हियर नाउ। देवेंद्र भाई, हाय हाय सर। हाय 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 हाय। सर सुन रहा हूँ सर कब से मैं हाँ देवेंद्र भाई की सारी बातें। हाँ और वैसे तो उनकी जर्नी जानता ही हूँ, पर यहाँ मंच पे बैठकर सुनना और उनका सब सच में एक रिमार्केबल उनकी जर्नी है। और मैं खुद चाहता था कई बार कि जो हमारे जूनियर्स हैं, हमारे जो साथ वाले हैं, जो भी आगे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा कि हम देवेंद्र भाई से खुद उनके मुंह से उनकी जर्नी सुने, उन्होंने किस तरह से ये सब अचीव किया है और किस तरह से जो डिटर्मिनेशन उनकी है। हम लोग तो जानते ही हैं, लेकिन मैं चाहता था कि पूरी जो हमारे गेसू के लोग हैं या जो भी आपके जो उज्जैन के ग्रुप के लोग हैं वो सुन सकें कि किस तरह एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाता है। और वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर। और देखिए, अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें काम कर रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब से देवेंद्र भाई ने रोड बनाना शुरू किए हैं, सबसे पहले एमपी के रोड सुधरे और अब आप देखिए पूरे देश के रोड सुधर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ डीबीएल, लेकिन डीबीएल ने वो कहते हैं वो काम शुरू किया कि जिसको देखकर लोगों को जबरदस्ती अपनाना पड़ा डीबीएल की टेक्नोलॉजी और डीबीएल की नकल करनी पड़ी उनको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। समित भाई भी आ गए। समित भाई, हाय समित। समित, आप हमको सुन पा रहे हैं? ये हमेशा ट्रेवलिंग में ही रहता है सर, ये हमेशा जब भी मिलता है ना गाड़ी में ही बैठा रहता है। इसको देवेंद्र भाई ने ऐसा चक्कर लगा रखा है। हमें दोष दोगे। वो सड़क अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है वो देखना जरूरी है। सड़क बनाई है तो बोले बराबर तू सड़क की नाप और देखता रहे, बिल्कुल बराबर। ओके, आप हमको सुन पा रहे हैं समित? हेलो हेलो समित, हेलो। मेरे ख्याल से समित हाँ, से हम बात नहीं कर पाए। तो मैं अभी एक बात कहूंगा, विजय भाई, अगर आपका कुछ कनेक्शन ठीक से नहीं चल रहा है तो मैं अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ देवेंद्र सर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हरजीत ने कहा कि जनरली तो मैं सब यात्रा जानता ही हूँ, समित भी जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों को एक नई यात्रा के बारे में पता चला। कोई एक ऐसी बात बताइए जो इन सबको पता ना हुआ। जरा इनका घमंड आज तोड़ी दे। वो तो मुझे कुछ ऐसी याद नहीं आती सर, ये तो सब पता है इन लोग को तो। अच्छा, वो कुछ ऐसी बात जो शायद इनसे छुपी रह गई हो, जो कुछ ऐसा राज हो जो इनको भी नहीं बताया हो कभी। नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आता सर। ऐसा कुछ भी याद नहीं है?
इसका मतलब है कि ये कितने गहरे दोस्त हैं यार। मतलब मैं एक चीज जो कहना चाहता हूं, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन वीरेंद्र अभी टाइम खत्म होता जा रहा है, तो मैं प्रोफेसर शुक्ला भी हमारे साथ है, उनसे भी जरा बात करना चाहता हूँ, पर उसके पहले मैं माफी चाहता हूँ वीरेंद्र। देवेंद्र, मुझे एक चीज बताइए कि जनरली हम जब ये करते हैं, सेशन करते हैं, तो आखिर में एक बात ये भी करते हैं कि जब कॉलेज ने हमको इतना दिया है, कॉलेज के साथ अब हम इतना जुड़े हुए हैं, तो कॉलेज के लिए, करंट स्टूडेंट्स के लिए, या हमारे जो पूरा एलुमनी ग्रुप है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या आप कोई मेंटोरशिप करना चाहेंगे कॉलेज के स्टूडेंट्स को या एलुमनाई को? सर मैं 100% सब कुछ कर सकता हूँ। आप मुझे जो आइडिया देंगे ना कॉलेज के लिए, मैं उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर सब जगह स्प्रेड कर दीजिए। मैं किसी प्रोटोकॉल में बिलीव नहीं करता हूँ, और मैं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। सबसे पहले मैं काम अपने कॉलेज के पास आउट सिविल इंजीनियर्स के लिए कर सकता हूँ। उनको कभी भी 100 में से 100 लोगों को भी अगर हमारे यहाँ ट्रेनिंग करनी है या उन लोगों को कुछ काम करना है, तो इमीडिएटली मैं हमारे एचआर में एक परमानेंटली स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रहेगा कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई भी बच्चा बिना इंटरव्यू के डायरेक्टली हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर सकता है। सारी ट्रेनिंग का खर्चा कंपनी उठाएगी, उसको स्टाइफंड भी देगी, सब देगी सर। ये परमानेंट लॉक हो जाएगा। सारे लोग मेरे से कांटेक्ट करें। मैं चाहता हूँ कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम देश का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमारे कॉलेज के बच्चे वो इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखें, गोवा में जाके देखें ना कि वो केबल सस्पेंशन कैसे बन रहा है, बेंगलोर मैसूर पे प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है। इंजीनियरिंग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका फील्ड में जाके रियली अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल होगा। 100% मैं खुद संपर्क कर लूंगा आपके थ्रू। आप एक तो सब लोगों को जो प्लेटफॉर्म पे लाने का, पुनीत सर जो आप काम कर रहे हैं, रियली इससे बड़ा अप्रिसिएशन का काम मेरी नजरों में कुछ नहीं हो सकता। अदरवाइज एवरी टाइम जब भी किसी से बात करते हैं तो हर आदमी बिजी है, किसी को टाइम नहीं है, लेकिन सब लोगों को प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके आज इतने सीनियर्स, सारे पुराने जो हमसे भी 10-10, 15-15 साल पहले के पास आउट लोग हैं, वो सारे मंच पे आ रहे हैं। इट्स ए क्रेडिट गोज टू यू। अजय पथिक सर है, जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन मुझे हमेशा मैसेज पे मोटिवेट करते हैं। अजय पथिक नींव के पत्थर हैं। यस सर। जिन्होंने इस पूरी यात्रा को, गेसू को इकट्ठा करना शुरू किया है। और पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अकेला नहीं हूँ देवेंद्र, पूरी गेसू समाज की पूरी टीम है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, जो लगातार लगी हुई है। और आपने एक बहुत बड़ी बात की, और मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए टोक रहा हूँ देवेंद्र, कि आपने जो कहा ना कि मैं अपने एचआर से बोलकर एक ऐसा खुला आमंत्रण दे दूंगा कि जो भी गेसू का बंदा है बिना इंटरव्यू के वो आ सकता है, उसको हम स्टाइपेंड भी देंगे। आप एक खुले फोरम में ये कह रहे हैं सर। वो मतलब आप मुझे, मेरे सारे लोग जानते हैं कि मैं जो कहता हूँ उसको करने में हमेशा बिलीव करता हूँ। और हमारी जो डीबीएल कंपनी है उसका जो एक स्लोगन है, कॉन्क्रीट कमिटमेंट इज अवर स्ट्रेंथ। क्या बात, तो क्या बात। 100% है सर। और ये मेरे लिए इवन प्रिविलेज है कि हमारे कॉलेज से निकले हुए जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, उनको अगर हम एक प्लेटफॉर्म दे पाएंगे और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आगे जा पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है सर। क्या बात है, बहुत खूब। मतलब मेरा दिल गर्व से भर रहा है कि आप इतना खुल के, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कंपनी चलाते हैं, प्रोफेशनल ढंग से चलाते हैं, और उसके बाद आप इतना बड़ा कदम ले रहे हैं ना देवेंद्र, ये बहुत बड़ी बात है। सर मैं ऑलवेज यंग लोगों पे बिलीव करता हूँ। मैं मेरी कंपनी में भी जो हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं, यूजुअली लोग ट्रेंड होता है कि ये लास्ट कंपनी में किस पद पे था, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ये क्या थे। हमने हमारे सारे हेड्स यंग बना रखे हैं। समित एंड हरजीत नोज वेरी वेल कि जितने भी हमारे अलग अलग वर्टिकल के हेड हैं उनको कभी उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं रहा, उसको हमने वर्टिकल हेड बनाया हमारे यहाँ से डेवलप करके। तो क्या बात, नो डाउट अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, और आपने सही बोला था कि वो गेसू के लोगों में कुछ बात अलग तो होती है। वो टैलेंट मैंने नजदीक से देखा है, समित में देखा है, बहादुर में देखा है, हरजीत में देखा है, जितने लोग मेरे संपर्क में रहे। मेरा एक और फ्रेंड है शरद भाटिया, वो इंदौर में रहता है, कोचिंग चलाता है, इज क्वाइट टैलेंटेड। सारे लोग जितने भी हैं उनमें कुछ अलग बात जरूर है। तो ऐसे स्टूडेंट आएंगे, कुछ करेंगे तो अच्छा लगेगा हमारे साथ। तो आज
सौभाग्य से, और सौभाग्य से नहीं, हमारे जो प्रोफेसर अप्रतुल शुक्ला है, मेरे बैचमेट भी हैं और कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, तो एलुमनी होने के नाते भी वो हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं। लेकिन मैं शुक्ला जी आज आपको एक प्रोफेसर की हैसियत से बात करना चाहता हूँ कि देवेंद्र भाई ने जो बात कही आपने भी सुनी, आपको क्या लगता है इसके बारे में? एक कॉलेज के प्रतिनिधि की हैसियत से आप क्या कहना चाहते हैं? Thank you, Puneet. Thank you for giving me this opportunity to join in this group and directly interact with Shri Devesh जी, देवेंद्र जी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं बहुत देर से आपके साथ जुड़ा हुआ था और मैं वेट कर रहा था कि पुनीत कब मुझसे मुखातिब होंगे। आपकी जर्नी के बारे में मैंने पहले भी सुना है और आज जब आपके मुंह से और आपके शब्दों में मैंने आपकी जर्नी और आपकी प्रोग्रेस के बारे में सुना तो सर वो मुझे ना वो आप शब्द सुनने में थोड़ा मजा नहीं आ रहा सर। नहीं देवेंद्र जी, देखिए ऐसा है कि जब ऐसा बोलते हैं कि जब बेटे का पैर भी आपके जूते में आ जाए तो फिर उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो आप जरूर हमसे जूनियर रहे होंगे कॉलेज में, लेकिन आज आप जिस पद पे हैं, जिस प्रतिष्ठा पे हैं और जिस तरीके से आपने पूरे कॉलेज का नाम रोशन किया है, वो हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। और आपका जो बातचीत आपने जो करी अभी पुनीत जी से, पुनीत को भी मैं पुनीत जी बोल रहा हूँ, जबकि वो तो गाली गलौज से बात करने वाले हमारे मित्र हैं। हम लोग एक ही बैच में थे और वीरेंद्र भी मेरा बैचमेट है जो अभी आपके साथ मुखातिब थे जी। एक्चुअली मैं चाहता था कि प्राचार्य हमारे आज आपके साथ बातचीत कर पाते, लेकिन सर के साथ कुछ अभी स्वास्थ्य कुछ समस्या थी तो उन्होंने फिर मुझसे बोला कि आप ही मेरा रिप्रेजेंटेशन वहां पे करें। आई एम रियली ग्रेटफुल। आपने बहुत बड़ा ऑफर दिया है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज को और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इस समय ये बहुत बड़ी जरूरत है हमारे लिए। देखिए ना, तो अब वो बच्चों का स्तर रहा कि जो हम लोग जब आप लोग आते थे कॉलेज में तो बहुत फिल्टर होके हमारे पास में इंटेक आता था। जिस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, मशरूमिंग हुई, सीटें बढ़ी, तो कहीं ना कहीं बच्चों के जो क्वालिटी है उसमें अब हम लोगों को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। उस समय प्रोफेसर जोर लगाते थे, लेकिन आज हमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है। और हम कितना भी कर लें, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहे हैं, हम उससे पेस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके जैसी संस्था, आपके जैसे लोग हमारे साथ जुड़े और उनको फील्ड में जाके बच्चे वो सब चीजें देख पाए जो टेक्नोलॉजी के चमत्कार हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन आपका हो नहीं सकता। और जिस तरीके से आपने ऑफर दिया है और जैसा पुनीत जी ने बताया कि आप पूरा एक वर्टिकल बनाने के लिए तैयार हैं और जहाँ पे बिना इंटरव्यू या बिना किसी प्रोसेसिंग के सिर्फ आपसे संवाद करके या कोई आपके प्लेटफॉर्म पे आके बोलता है रिसेप्शन पे कि मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से आया हूँ, तो उसको एक विशेष ट्रीटमेंट आप देने के लिए तैयार हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सेवा आप अपने महाविद्यालय की कर रहे हैं। वी आर ऑल ग्रेटफुल और जरूर से हम इसको पूरा टैप करने की कोशिश करेंगे। आपने जो इतना बड़ा दिल रख के ये ऑफर दिया है, अब ये हमारे ऊपर आपने गेंद हमारे पाले में डाल दी है कि अब हम आपके इस ऑफर का कितना उपयोग करवा पाते हैं अपने बच्चों को और किस प्रकार से उनको आपकी सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इंटर्नशिप, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स या जो फाइनल ईयर 7 सेम और 8 सेम में जो लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, वो डेटा आपका लेके और सारी चीजें अपना करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। और नेचुरली अगर वो बहुत अच्छा करेंगे और आपके यहाँ पे कभी कोई वैकेंसी होगी तो मुझे लगता है कि आप उनको प्लेसमेंट के लेवल तक भी उनको लेके जाएंगे। तो मुझे आप पूरे कॉलेज की ओर से मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं ये व्यक्तिगत वचन आपको देता हूँ कि आपके इस ऑफर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर पाए, ऐसा पूरा प्रयास महाविद्यालय करे। क्या बात है। तो मेरा एक इसमें पॉइंट था जो आपने बोला, तो इसका एक पूरा सिस्टम ही क्रिएट करेंगे, प्लानिंग से एक पूरा क्रिएट करेंगे कि बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हर साल कितने लोगों का बैच आता है। जैसे आपने भी बोला था कि हमारे रिसेप्शन पे किसी को आने की जरूरत नहीं, हमारी कंपनी आपके रिसेप्शन पे जाएगी सिविल इंजीनियरिंग के उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को लेने के लिए। मैं एक पूरा सिस्टम उसका क्रिएट करूंगा। हमारा HR मैनेजमेंट वहां पे पहुंचेगा हर साल और एक पूरा का पूरा उसको सिस्टमेटिक क्रिएट करेंगे कि जो बच्चे विलिंगनेस से अपने ड्यूरिंग एजुकेशन कुछ प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, उस समय उनके पास पूरी प्रोजेक्ट की लिस्ट होगी। किसी का मेट्रो में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का रोड प्रोजेक्ट में हो सकता है, किसी का डैम में हो सकता है। तो उनको वेरियस तरह के इंटरेस्ट जो भी है वो उनको फोटोग्राफ के साथ हम लोग वहाँ पे देंगे।
फिर जब उनका जिसमें इंटरेस्ट होगा उनको भेजने की व्यवस्था हम लोग पूरा करेंगे। हमारा HR मैनेजमेंट उनको ट्रेनिंग करवा के उनको वहां से ट्रेनिंग से वापस लाके आपके कॉलेज तक छोड़ना, उनको एक सर्टिफिकेट देना, और ट्रेनिंग के बाद अगर वो विलिंगनेस होगी तो मैं ट्रेनिंग तक, मैंने आपको बोला था कि मैं सबको बिना इंटरव्यू के बुलाऊंगा, ट्रेनिंग के बाद प्रॉपर उनका इंटरव्यू करके और उनको हमारी कंपनी में लेने के लिए भी हम ऑफर करेंगे। क्या बात, क्या सो नाइस, सो नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। दोस्त, तो आज ये साल लोग कह रहे हैं कि 2020 तो बहुत बुरा साल था, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2020 बहुत अच्छा साल था, क्योंकि इस साल ने हमको प्रेरणा दी गेसु संवाद शुरू करने की। संजय खिमेसरा और मेरे सब गेसु संवाद के दोस्तों के साथ हमने एक मुहिम शुरू की कि चलो इस निराशा के दौर में हम अपने गेसु अचीवर्स से बात करते हैं, दुनिया भर में फैले हुए गेसु के जो हमारे सितारे हैं उनको इकट्ठा करते हैं। और ये पूरी यात्रा कितनी सुखद रही इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले गुलशन खन्ना सर ने भी एक बहुत अच्छा ऑफर दिया था कि स्पेशली सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, सिविल वालों की तो मेरे ख्याल से लॉटरी खुली हुई है, उन्होंने भी एक ऑफर दिया था कि वो बेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं वो लोग यूज कर सकते हैं। और आज आपने कितना बड़ा ऑफर दिया, ये साल को चरम पर हम ले गए, ये साल चरम पे पहुंचा है आज के इस सेशन के बाद। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ, देवेंद्र आपको बधाई देता हूँ, हरजीत आपको बधाई देता हूँ, शुक्ला जी आपको बधाई देता हूँ, जितने भी गेसुआइट्स हमारे हैं जो आज मेरे साथ हैं उनको बधाई देता हूँ, जो दरवाजा खटखटा कर चले गए उनको अंदर आने के लिए जगह ना मिली उनको मैं बधाई देता हूँ। पूरे साल भर से उज्जैन वाले जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमको सुन रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूँ। सर यूट्यूब लिंक के लिए बहुत सारे ऑफर पहले ही आ चुके हैं। ओके, यूट्यूब लिंक के लिए ओके, तो मैं सबको बधाई दे रहा हूँ। ये साल बहुत मंगलमय हो, सुखद हो, अगला साल और भी अच्छा निकले, बहुत सारी नई चीजें हो, इन आशाओं के साथ। देवेंद्र भाई, बात खत्म करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन कभी न कभी देवेंद्र भाई से जानना चाहूंगा, देवेंद्र भाई आज अपने लोगों के बीच जो ये छोटा मोटा इंटरव्यू कह सकते हैं, अपने लोगों के बीच में बैठ के आपको कैसा लगा? आपने तो हजारों इंटरव्यू दिए होंगे, आपने कई पत्रकारों को और इनको, लेकिन जो हमारे पुनीत सर और हम सब जो आपस में बात कर रहे हैं, आपके जरा विचार जानना चाहूंगा मैं इसमें। मुझे सुबह सुबह जब मैं पुनीत सर से बात कर रहा था, पुनीत सर ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि ये कोई बहुत ही कंफर्टेबल इंटरेक्शन करेंगे हम लोग आपस में, तो जिसने मुझे सबसे ज्यादा कंफर्ट पहुंचाया, क्योंकि वो मेरे को है ना बड़ा हिचक लगती है वो पत्रकार टाइप का इंटरव्यू देने में या बताने में तो मुझे ये इस तरह का एक पारिवारिक, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब एक ऐसे वो मुझे वो याद आ गया कि जैसे वो कैंटीन होता था ना अपना, कैंटीन में समित तबला बजाता था, अगर समित बैठा हुआ है, दूर से वो पुनीत सर बैठे हुए हैं जो सीनियर है, डर लग रहा है उधर देखना नहीं, तो भी 2 चांटे पड़ने वाले हैं। तो ऐसे वातावरण में दिस इज नॉट ए इंटरव्यू, दिस इज ए वेरी गुड इंटरेक्शन। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि इस हल्के फुल्के वातावरण में हमने इतनी काम की चीजें प्राप्त की हैं जो पूरी कम्युनिटी को बहुत काम आएगी। तो यहाँ पर एक विराम लेते हैं, इस साल को एक विराम देते हैं। और मैं मेरे जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि साल भर में जितने भी अपने सेशन देखे उनमें से क्या सीखा उसके बारे में हमें व्हाट्सएप पर बताते रहिए। तो देवेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आप हमारे अपने हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के नाते आपका और यहाँ पे हम विराम लेते हैं, आपकी इजाजत। थैंक यू वेरी मच सर, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, जब भी मेरे लायक कोई भी काम होगा आप सारे लोग मुझे याद करेंगे और मैं अवेलेबल रहूंगा सर। हम भी बिल्कुल पूरी तरह से आपका शोषण करने के लिए तैयार हैं। और तो शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय गेसु। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक।